नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है मोहब्बत तुम्हारे नाम और इसकी राइटर है सिदरतुल मुंतहा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। अपना ख्याल रखने का वादा करो और ये कि अपना ये वादा कभी नहीं भूलोगे और अपने लिए कोई वादा नहीं लोगी। मोहब्बत को विदा करने के लिए वादों की ज़रूरत नहीं होती, ना ही मोहब्बत के पौधों को हर रोज़ पानी देना होता है। ये बेपानी परवान चढ़ती है, ये ज़िंदा रहती है जब तक हम रहें, और इसके बाद भी कहीं यादों में, कागज़ों में, बातों में। मगर मैंने आज तुम्हें सच्चे दिल से सौंप दिया, अपना पूरे का पूरा दिल। और कुछ कागज़ मोहब्बत के बोझ से भारी थे, उसने सफ़हात खंगाले। मोहब्बत की कहानी के सफ़हात कभी गिनने नहीं चाहिए, गिने बगैर ये कहानी पढ़नी चाहिए। वो सफ़हात गिनते हुए रुक गया। तुम उस लड़की के बारे में कुछ ज़्यादा ही हसास हो, वो मुस्कुराई। उसकी कहानियों का इख्तिताम हमेशा टूट फूट का शिकार होता है। उससे पूछो, उसे कभी मोहब्बत की कहानी लिखना भी आएगी? वो तल्ख था। तुम चाहते हो मैं उससे कहूँ कि अपना कलम तोड़ दो? तुम मुझसे पूछो कि क्या वो तल्ख हक़ाइक़ के अलावा भी कुछ लिख सकती है? एक लड़की ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है ज़रा? आप एक लड़की की ज़िंदगी में कुछ ख्वाब भी होते हैं। ये लड़की अनुषा, तुम यकीन करो, ये बहुत खूबसूरत लिखती है। मुझे पता है महनाज़, ये बहुत उम्दा लिखना जानती है, मगर इससे कहो कि हमें एक मोहब्बत की कहानी चाहिए। जो कहानी तुम्हारे हाथ में है ज़राब, वो भी मोहब्बत की ही है। हाँ, सुलगती हुई, सिसकती हुई, बेनाम सी। हाँ, ठीक कहते हो। उसकी ज़िंदगी जैसी उसकी ढेरों कहानियाँ रद्द कर चुकी हूँ। मुझे पता है ये उसकी तरफ से भेजी गई आखिरी कहानी। अगर ये ना छपी तो उसने समझो कि कलम तोड़ दिया। मैं नहीं चाहती वो अपना कलम तोड़ दे। मेरी बात सुनो महनाज़, उससे कहो बस एक काम करे। और वो भला क्या? वो ये कि उससे बोलो कि अंजाम बदल दे। वो पूरा दस्ता मेज़ पर पटक कर कंधे झुकाकर उठा। उन्होंने दस्ता उठाया, प्यार से संभाल कर एक तरफ रखा और फ़ोन घुमा दिया। उनका दिल पहली बार डूबा था। वो मायूस हुई थी। किस कदर मुश्किल होता है ये कहना कि मोहब्बत की कहानी लिखो। जैसे आप किसी को कह रहे हो कि मोहब्बत करो, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये कि मोहब्बत की कहानी का अंजाम बदल दो। भला ऐसा मुमकिन होता तो क्या आज शेरी फरहाद एक ना होते? मगर उन्होंने आज ये मुश्किल काम कर दिया और किसी के सर पे मोहब्बत की तलवार लटका दी। कहानियाँ दिल के खून से लिखी जाती हैं, और दिल के खून से लिखी जाने वाली कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ज़िंदगी होती हैं। पर कुछ बदलवाना था, वक्त की सुई को मोड़ना था, ये जानते हुए भी कि सुई मोड़ने की अंधाधुंध कोशिश वक्त के लम्हात को तोड़ देती है। वक्त पीछे नहीं जाता, बस जैसे रुक जाता है, सांस अटक जाती है, लम्हे थम जाते हैं, कायनात आह भरती है, और मोहब्बत की आंखों से एक कतरा गिर जाता है आंसू का। मोहब्बत की कहानी बदली नहीं जा सकती बहराम। उसने कागज़ों के पलंदे को देखा, उस पर हाथ फेरा। मैं आखिर कब तक तुम्हारी नाकाम कहानियों के लिफाफों के बोझ उठाता रहूँगा अनुषा बीबी? बहराम, तुम थक गए हो। वो उसके सामने खड़ी थी। तुम तो मेरे प्यारे दोस्त थे। दोस्त हूँ मगर थक चुका हूँ। आज वो फिर अपनी नौकरी के लिए फ़ाइल तैयार कर रहा था। कागज़ों को जमा करके सीवी तरतीब देने वाला मरहला सर पर था। कितनी बार सर पे आया और गुजर गया, हर तरह का तूफ़ान भी। देखो अनुषा, कहानी का अंजाम बदल दो, उनकी बात मान लो। वो ये जानते हुए भी कह रहा था कि उसके लिए उसे अपना पूरा माजी खंगालना पड़ेगा। कहीं बार हंसना होगा, बहुत बार रोना होगा, मुस्कुराहट में छपी हुई कहीं कहानियाँ झांकेंगी। कब तक, आखिर कब तक? लिखो। एक था बहराम जिसे कलसूम के इश्क ने तोड़ दिया, और मैंने अपना कलम तोड़ दिया। अनुषा का कलम 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। तुमने ये कैसे किया अनुषा? वो उठकर बैठ गया। तुमने वो सब कैसे किया जो करना मुश्किल था? वो उल्टा सवाल लेकर आई। हाय, एक थी अनुषा जो भागते भागते बलाखिर फंस गई। उसे किसी से मोहब्बत हुई, और फिर किसी को उससे, और उसने अपना दिल जोड़ने के लिए किसी का दिल तोड़ दिया। ये सब वो मुस्कुराहट दबाकर बोल रहा था। इससे पहले वो मर जाना पसंद करती थी। उसने बहराम को घूर कर देखा, और वो कहानियाँ लिखते लिखते हार गई। वो फ़ाइल तैयार कर चुका था। जाने दो बहराम, झूठे किस्से मत गढ़ा करो। वो बिगड़ गई। झूठे किस्से गढ़ना तुम्हारा काम है डियर कज़न। तुम बनाओ कहानियाँ, नित नई, गमे दोहरा से गमे जाना का सफ़र। हक हाँ। वो फ़ाइल सीधी करके उठा। हमारी मोहब्बत में जो रुकावट है वो है नौकरी, जो हमेशा मोहब्बत के रास्ते में आ जाती है। वही नौकरी जिसकी तलाश में हमने जूतियाँ घसा दी। अब ध्यान रखना, मोहब्बत के असूल के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि नौकरी में देर हो जाए तो मोहब्बत उड़ जाए भाप की तरह। वो हाथ का हवाई जहाज़ उड़ाकर बोली तो सफ़ात, जो पहले ही बेतरतीब थे, अब बेराह होकर आवारा उड़ने लगे।
बस उसके हाथ उठाने की देर थी। दस्तरस से निकलने के बाद चीज़ें ऐसे ही उड़ जाया करती हैं, यहाँ तक कि दिल भी। जभी तो उसके हाथों की गिरफ्त हमेशा मजबूत रही थी, सफ़ात पर भी और मगर दिल पर भी। दिल भला कैसे फड़क सकता है, उसने खुद से सवाल करते हुए कमरे के कोने खुदरे, मेज़ के नीचे, शेल्फ के नीचे और बेड के नीचे से चंद कागजात निकालते हुए खुद कलामी की। बहराम अपनी फ़ाइल लेकर कब का कमरे से जा चुका था। कुछ अरसे पहले तक ये सोच कितनी अच्छी थी कि लड़की अपना नसीब खुद लेकर आती है। अब्बा ने शादी की तो बेरोज़गार थे, फिर देखते ही देखते अम्मा के नसीब का फल आना शुरू हुआ। मीरा पैदा हुई तो अब्बू की तरक्की हो गई। सब ने कहा ये अपने हिस्से का रिस्क लाई है। मैं पैदा हुआ तो घर बनना शुरू हुआ। अकायद से लेकर यकीन तक का सफ़र कितना सहल था। और अब शादी से पहले लड़के का घर हो, घर में 3 कुशादा कमरे हो, गाड़ी हो, अच्छी नौकरी हो, जिससे लड़की खुशहाल ज़िंदगी बसर करे। बाद में बच्चे हों तो वो भी सुखी हों, आसूदा रहें। और पैदा होते ही उन्हें एहसास होकर हम एक खुशहाल घराने में पैदा हुए। और इस सब के हसूल के दौरान अगर देर हो, अगर लड़का थक जाए, अगर शादी से पहले वो अपनी काबिलियत साबित ना कर पाए तो सब बेसूद, सब कुछ बेकार। वो बुड़बुड़ाता हुआ दादी के तख्त पे आ बैठा। दादी ने तस्बीह पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मायूसी देखी तो फिक्रमंद हो गई। नौकरी के लिए जा रहे हो? जी बड़ी अम्मा। दुआ चाहिए? दस्त शफ़क़त सर पे रखकर पूछने लगी। पता नहीं क्या चाहिए। वो झलाता हुआ उठा और बाहर निकल गया। माँ किचन से चाय लेकर बाहर आई तो वो गायब था। ये बहराम कहाँ गया? चला गया। वो अफसुर्दा थी, बगैर नाश्ता किए ही चला गया। माँ थी, ला खफा सही मगर परेशान हो गई। जिस तरह आप बच्चे के नाश्ते के लिए परेशान होती हो, उसी तरह उस पर रहम किया करो बहू। मैंने क्या बेरहमी की अम्मा? वो चाय का कप उठाते हुए बोली। जवान बच्चा मर्जी से शादी करना चाहता था, आराम से राज़ी हो जाते। बच्चे को कमला दिया फ़िक्रे दे देकर। अतीक अपनी मनवाना चाहे, तुम अपनी। हद हो गई। अब अम्मा सोनिया बेशक मेरी भांजी है, मगर क्या बुराई है उसमें आखिर? इखलाक की अच्छी है, सलीकामंद है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है उसने। मानती हूँ बहू, सब मानती हूँ। सोनिया बुरी नहीं है, बुरी तो अनुषा भी नहीं है। घर की बच्ची है, चचा की बेटी, सुलझी हुई, बाइखलाक। क्या हुआ जो हुनरमंद नहीं है? क्या हुआ जो खाने पकाने में कुछ कोरी है? मगर है तो अच्छी, शाइस्ता ज़बान, धीमी, लहजा नरम। कभी जो माँ के साथ कोई बदतमीज़ी की हो उसने, कभी जो बाप के सामने खड़ी हुई हो, यहाँ तक कि तुम्हारा और अतीक का भी कितना एहतराम करती है। मैंने उसे कब बुरा कहा है अम्मा? सोनिया ज़रा मुँह फट है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। बच्चियाँ सभी अच्छी होती हैं बहू, मगर ये भी तो देखो कि बहराम किस जगह खुश है। हाँ तो राज़ी तो हो गए हैं अतीक अब, और क्या करें? लड़की के घर तक तो चले गए रिश्ता लेने। उनका मुंह हलक तक कड़वा हो गया। बेशक चले गए, मगर किस तरह 4 साल बच्चे को रुलाकर, परेशान करके, नढाल कर दिया, गुस्सा करके, घर से निकाल कर, बुरा भला कहकर। रहने दे अम्मा जी, अब जो भी है, पनाह तो फिर भी उसे बाप के घर में मिली। अब कितने दिन रखा पुप्पी ने, बल आखिर छोड़ दिया ये कहकर, मियाँ अब अपने घर जाओ, हम भी जवान बच्ची वाले हैं। तब तक रखा जब तक उम्मीद रही कि उनके रहम के जज्बे से मुतासिर होकर वो फजीला से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। तब तक खूब आव भगत की, घर पे रखा, खिलाया पिलाया, सहारा दिया। जब ये यकीन हो गया कि कलसूम नाम का तवीज़ जो उसने पहना है वो कभी नहीं उतर सकता, तो दरवाज़ा खोल दिया कि अब घर जा सकते हो। उससे भी पता चल ही गया कि माँ बाप ही सारी ज़िंदगी नाज नखरे बर्दाश्त कर सकते हैं। अब होश आ गया ना। अतीक जितना भी बिगड़े, बुरा भला कहें, घर से निकल जाने का कहीं कहे मगर पड़ा रहता है, इतना अकड़ू बनकर रहता है। तब भी ये नहीं कि बाप से पूछ ले आकर कि कारोबार कैसा जा रहा है, कभी आकर हाथ ही बटा दे। अब रहने दो बहू, पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की है कि कपड़े की दुकान पर बैठ जाए। यही कराना था तो पढ़ाया लिखाया क्यों फिर? हकीकत तो यही है अम्मा कि पहले खुद अतीक ने और इसके बाद आपने ही उसका दिमाग ख़राब किया। किसी को खातिर ही में नहीं लाता वो। अजीब माँ हो बहू तुम, उन्होंने कहकर फिर से तस्बीह उठा ली। हाँ, अजीब ही माँ हूँ। तभी तो उसके कहने पर लड़की के दर पे चले गए और उन्होंने क्या किया, ये कहकर भगा दिया कि जब लड़के को मुलाजमत मिले और अपना अलग पोर्शन बनवा ले तो आ जाइएगा। तब तक अगर लड़की के लिए कोई और रिश्ता अच्छा आ गया तो हम वहाँ कर देंगे। ये होता है सलूक जो उन्होंने हमारे साथ किया। ये इज़्ज़त है उसकी कलसूम बीबी की नज़र में। और उठाकर माँ बाप को पराई चौखट पर ले गया। घर में 3 लड़कियां थी। चलो सोनिया नहीं, अनुषा से कर लेता। अनुषा नहीं तो फजीला ही सगी पप्पू की बेटी थी आखिर। मगर कहाँ, उसकी आंख तो वहाँ डूबी जहाँ तैरने का आसरा ही नहीं। वो बाआवाज़ बुलंद कहती हुई चली गई और उधर उनकी सारी आवाज़ें सुनती हुई, मगर एक कान से सुनकर दूसरे से हमेशा की तरह निकालती हुई, अपने थके हुए सफ़ात सीने से लगाए बिस्तर पर दब से बैठ गई अनुषा बीबी। और एडिटर साहिबा कहती हैं, मोहब्बत की कहानी लिखो,
मोहब्बत की कहानी। वो उठकर खिड़की तक आई। खुली खिड़की से बाहर झांका तो धूप किसी आतिशी गोले की तरह गर्म हवा के थपेड़े बरसाती हुई उससे आ लिपटी। तो उसने घबराकर खिड़की का पट तेजी से बंद कर दिया। बिस्तर पर पड़ा हुआ सेल फोन हल्की मध्यम आवाज समेत थरथराते हुए चमकने लगा। तो उसने लंबी सांस भरकर सफात मेज पर रख कर फोन उठाकर चमकती हुई स्क्रीन पर मानूस नाम देखा। तो लम्हे भर को हर एक चीज साकित हो गई। कायनात जैसे साकित हो गई। पहले पहल सबकी कहानी में रावी चैन लिखता है। उसकी ज़िंदगी की उठान भी यही थी। यही खूबसूरत बचपन, प्यारी प्यारी यादें, अम्मी अब्बा का ढेर सारा प्यार और इकलौतेपन का एहसास सर पे लिए हुए वो मुतमईन, खुश और चहकती हुई लाडली अनुषा बेबी। सारी बातें, तज्जिए, तजुर्बे उससे शुरू होकर उस पर ख़त्म थे। हर काम उससे पूछ कर करता हुआ बस एक मोहब्बत ही बेपूछे कर बैठा था। उस दिन वो उससे खफा थी, जिस दिन बहराम कलसूम से लेकर कलसूम तक का सबक पढ़ता रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत के उठते उबाल को दिलचस्पी से लेने लगी। वो बाकायदा कलसूम की बातें उससे पूछने लगी थी। उस वक्त वो दोनों टीन एज थे, नए नए कॉलेज में आए थे। उन्हें उन्हीं दिनों जब उसकी माँ और उसके बाप के दरमियान लंबी खामोशी चल रही थी। वो फ़ोन करते तो अनुषा से बात करते और रख देते। फिर पता चला कि उसके बाप ने बाहर शादी कर ली है और साथ बहुत सारे सवाल सर उठाने लगे कि वो तो बस कमाने के लिए गए थे, उन्हें यहाँ नौकरी नहीं मिली थी, कारोबार में खसारा हो रहा था। वो 8-9 साल की थी जब बाबा ने उसे गोद में चढ़ाकर बताया था कि अन्नू बेबी, बाबा को इजाज़त दीजिए, बाबा आपके लिए ढेर सारे पैसे जमा करके लाएंगे। वो बाप की हर बात बहुत आसानी के साथ मान जाया करती थी। ये भी मान ली, उसे एतमाद था कि बाबा जो कहते हैं वही सच होता है। ये पट्टियाँ उसकी दादी की पढ़ाई हुई थी। शुरू शुरू में उनके जाने से वो बीमार पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने बाबा की दूरी बर्दाश्त की थी। फिर उसे अपनी आदत बनानी पड़ी। फ़ोन वो पाबंदी से करते थे, वो सुनती। कभी उसकी माँ फ़ोन पर उसके बाप को बुरा भला कह रही होती, कभी मिन्नतें कर रही होती कि लौट आओ, कभी परेशान हो जाती। कुछ सालों से ये तब्दीली आई कि उसकी माँ ने पहले की तरह अब लड़ना छोड़ दिया था और चुप साध ली थी। वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही थी। वो तेज़ी से अपनी माँ को मुरझाते हुए देख रही थी। और जब बाप की दूसरी शादी का पता चला तो ज़िंदगी में पहली बार उसने पूरे दिल से चाहा कि उनको बुरा समझना शुरू कर दे। उसने उन्हें फ़ोन किया। वो लड़ना चाहती थी, उन्हें मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहती थी, मगर उससे पहले वो बोल पड़ी, अनु मेरी बात सुनो। जब वो ये कहते थे तो वो चुप करके सुन लेती थी। इस बार भी यही हुआ, मगर इस बार बात कुछ अलग थी, उससे कतई अलग कि देखो अपना ख्याल रखना, बाबा जल्दी मिलने आएंगे। इस ईद पर तस्वीर खींचकर बाबा को भिजवाना, बाबा को याद से ख़त लिखना, बाबा तुम्हें बहुत याद करते हैं। और हर बार उसके शिकवे मिट जाते थे। 1-2 सालों से वो ज़रा ज़रा कम फ़ोन करने लगे थे, या फिर ये कि तरीका बदल गया था ख्याल रखने का। वो स्कूल से कॉलेज में आ गई थी। उन्होंने उसके रिज़ल्ट की तारीफ़ की थी। फिर ये कि अन्नू बड़ी हो गई है और बहुत जी लगा कर पढ़ेगी। ये बताओ पैसे कितने चाहिए? मैंने तुम्हारे लिए जो नया फ़ोन ख़रीद कर भेजा है वो कैसा है? अरे हाँ, बहराम ने बताया कि तुम सारा सारा दिन कहानियाँ बनाती रहती हो। मुझे कोई कहानी ज़रूर सुनाना अपनी, किसी दिन फुर्सत से लंबी कॉल करूँगा, मगर अपनी पढ़ाई पर भी तो तवज्जो दो ना। अच्छा फिर रखता हूँ, थक गया हूँ। और अब अन्नो मेरी बात सुनो, देखो कई साल हो गए पराए मुल्क में रहते हुए, बड़ी मुशक्क़त काटी है, तुम्हें भी पता है। वो कहना चाहती थी वापस आ जाइए, मत काटिए मुशक्क़त, हम खुश हैं, दूसरी सूरत में भी गुजारा कर लेंगे। मगर उनको सुनने से ज़्यादा कहने में दिलचस्पी थी। देखो खुद से खाना बनाना पड़ता था या फिर बाहर का, घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं था ना। और बहुत से मसाइल, और उनके नतीजे में बेबसी से ये बताया कि भला आखिर शादी करनी ही पड़ गई। मतलब शादी को कुछ साल हो गए हैं। बता आज रहें, तुम्हारा एक छोटा भाई है अंश, और बहन 6 माह की है। मैं तस्वीर भेजूंगा, तुम देखना, बहुत प्यारे हैं तुम्हारे जैसे। वो जब तुमसे मिलेंगे तुम्हें आपा कहकर बुलाएंगे। तुम्हें कितना शौक था ना कि तुम्हारा कोई छोटा बहन भाई होता। देखो अब कितना अच्छा लगेगा तुम्हें सबको ये बताते हुए कि तुम्हारी एक 6 माह की बहन है, शक्ल में तुमसे मिलती हुई, और तुम्हारे भाई की आंखों का रंग भी तुम्हारी आंखों जैसा है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी पतले पतले से हैं। वो तुम्हारा तरह बहुत प्यारा है अनु। वो बोलते रहे, उसका दिल खाली होता रहा। और बोलकर जब खुद को बरी जमा करार दे दिया गया तो फ़ोन खट से बंद। वही रस्मी जुमला, अपना ख्याल रखना। उसने कहा, आपने तो नहीं रखा ना। और तब फ़ोन बंद था। पहली बार उसने चाहा कि माँ उसके गले लगकर रोए, उससे उसके बाप की शिकायतें करे। वो भी ये सब सुनना चाहती थी, मगर उसका उल्ट हुआ। उन्होंने उसे सामने बैठे देखकर सिर्फ इतना कहा कि थक गई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अंदाज़ा है तुम मेरे बगैर भी पल सकती हो, बल्कि पल तो गई हो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछ कर करने की आदत नहीं है ना। तुम मुझ पर डिपेंडेड हो, जवान हो, बुरा भला समझती हो अपना। यकीन है तुम अपना ख्याल रखोगी। उसकी माँ का लहजा खाली था। वो गिनती की चंद चीज़ें लेकर यहाँ से चली गई थी।
2 रातें उसने बहुत दुख में गुजारी। माना कि वो उन पे कम, दादी पे ज़्यादा इन्हिसार करती थी, या फिर खुद माँ बेटी के दरमियान कम दोस्ती थी, तब भी वो माँ तो थी ना, कमरे में मौजूद तो रहती थी। बगैर महसूस कराए उसके कपड़े तय करके अलमारी में रख देती थी, उसके कागजात समेट कर रख देती। वो जब तक थी उन्होंने खुद ही घर के काम का बोझ अपने ऊपर ले रखा था। वो 2 दिन उसने मुश्किल से गुजारे थे। तीसरे दिन वो उन्हें मनाने चली गई थी। अम्मी, आप घर वापस आ जाइए, मेरा जी नहीं लगता आपके बगैर। अन्नू, मैं तुम्हारे लिए रुकी रही थी। तुम 9 साल की थी जब तुम्हारा बाप बाहर गया था। इससे पहले भी वो मेरा इतना ख्याल तो नहीं रखता था, मगर फिर भी शौहर था, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी थी। मैंने उससे कभी पैसे की डिमांड नहीं की। तुम्हें पता है, मुझे सादा खाने, सादा पहनने की आदत नहीं थी, मगर डाल ली। वो मेरी वजह से नहीं गया था अन्नू, उसे खुद ही शौक चुराया था। फिर पहले साल वो 1 हफ्ते के लिए आया, फिर 2 साल बाद 1 महीने के लिए, और फिर आना छोड़ दिया। मैं कभी उसके लिए ज़रूरी नहीं रही, उसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं थी। मैं सब कुछ तुम्हारी वजह से सह रही थी, सुन रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। मैं तब ही निकल जाती, मगर मैंने तुम्हारा सोचा। अब तुम समझदार हो, बड़ी हो, मेरी मौजूदगी वैसे ही वहाँ फजूल है। वो बहुत बुरे हैं अम्मी, मगर वो है तो आपके शौहर ही। उसके पास जैसे बोलने के लिए कुछ भी ना था। वो हंस पड़ी उसकी बात पर। उसकी खाला अंदर आई तो उन्होंने वाज़े तौर पर हर उस नाइंसाफ़ी का शिकवा किया जो उसकी माँ के साथ उस घर में हुई थी। वो हैरान थी कि कभी उसने कुछ क्यों ना देखा। उसकी खाला ने बताया कि वो सब देखने नहीं, महसूस करने लायक था। उसकी माँ की उस घर में इज्जत थी ना अहमियत। कुछ झगड़े ज़ाहिर नहीं होते, तू मैं के नहीं होते। कुछ झगड़े सर्द जंग की तरह छा जाते हैं और हर एहसास पर तह जम जाती है, बर्फ़ की या मिट्टी की, पर शक्लें धुंधला जाती हैं, ताल्लुक़ पे काई जम जाती है। उस शख्स ने कभी मुनीरा से मोहब्बत नहीं की और वो दंग रह गई। सारी बेइंसाफ़ी मोहब्बत की थी। उसके ना होने की वजह से कितने मसाइल ने जन्म लिया था। फिर दूसरा जुमला, तुम्हारी माँ को तुमसे मोहब्बत थी, इसीलिए वो वहाँ रुकी रही। उसकी माँ की आंखों से तवातुर के साथ आंसू गिर रहे थे। वो उनसे लिपट गई और कई दिन तक वो उनके साथ रही थी। नानों के घर वो पहली बार इतने दिन रही थी। पहली बार उसने माँ का ख्याल उसी तरह रखना शुरू किया था, बगैर कहे उनके कपड़े इस्त्री करके लटका देना, बगैर बताए उनकी आंखों की थकन महसूस करके फ़ौरन उनके लिए चाय बना लाना। उन्हीं दिनों जब वो उनकी हर परेशानी महसूस करती थी, जब वो बगैर पूछे रोज़ाना रात को सोने से पहले दूध का गिलास बेड की साइड टेबल पर रख आती थी और सोते वक्त उनके बाजू से लगकर सोना आदत बनाई थी। उन्हीं दिनों जब वो नानों के घर में उनसे कुकिंग सीखने लगी थी, तो बहराम उसे लेने के लिए आया था। एक बार अतीक चच्चू ने फ़ोन किया था। दादी कई बार चच्ची के हाथों पैगाम भेज चुकी थी, मगर वो सिर्फ माँ के साथ वक्त बिताना चाहती थी। अपना फ़ोन वो ज़्यादातर बंद रखती थी और बाप की एक कॉल उसने मिस कर दी थी। उन्हीं दिनों नानों के घर एक लिफाफा आया था जो उसने चाक किया था, और वो उसके बाप की तरफ से उसकी माँ के लिए तलाकनामा था। वो दंग रह गई और उस दिन उसके पास जवाज़ आ गया कि वो अपने बाप को बुरा कहे ना कहे, मगर समझे ज़रूर। उसकी माँ के लौटने का इम्कान पूरी तरह से ख़त्म हो गया और उसके माँ के पास रहने का इम्कान भी उसी तरह खोखला हुआ कि जब उसकी ममानी को एहसास हुआ कि वो माँ के पास रहना चाहती है। उन्होंने अंदर ही अंदर एहतजाज करना शुरू किया और माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि उससे पहले ममानी बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हें जाने के लिए कहे, तुम चली जाओ अपने ददियाल में, जहाँ तुम्हारी असल जगह भी है और अहमियत भी है। इन्हीं दिनों जब वो माँ की आदी हो गई थी, उनके साथ रहना चाहती थी, उसे लौटना पड़ा। वो घर में दाखिल हुई, मुरझाई हुई। दादी की बातें, चच्ची की नसीहतें, या फिर बहलावे, बहराम का कलसूमनामा, चच्चिया की पढ़ाई के मुतालिक पूछगछ, कॉलेज की लड़कियां, बातें, खिलखिलाहटें, कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। कहीं दिल नहीं लग रहा था, बस दिल को अटकाए ही रखा था हर जगह। सुबह कॉलेज जाते वक्त दादी से दुआ लेकर जाने की आदत, मगर अब वो जाते वक्त माँ को एक टेक्स्ट कर देती थी कि कॉलेज जा रही हूँ। फिर उनका पूछना कि नाश्ता कर लिया है? जी कर लिया। कपड़े प्रेस कर लिए थे? जूते पॉलिश के बगैर तो नहीं पहने? चुराबे अलमारी की निचली दराज में ही रखा करो, जगह बदलोगी तो भूल जाओगी। फ़ोन ध्यान से रखना, क्लास के दौरान बंद करना ना भूलना और छुट्टी के वक्त खोलना। घर पहुंचकर बता देना कि पहुंच गई हो। खाना याद से खा लेना, दोपहर का वगैरह। ऐसे छोटे बड़े, कहीं टेक्स्ट, कहीं बातें। पहली बार ये एहसास कितना अच्छा था कि मोहब्बत भी अलग अलग किस्म के रास्तों में अलग तरफ से आ बसती है, रच बस जाती है। अंदर की कमियों कुजियों को धोने की कोशिश करती रहती है और कमियां कुजियां ना धुल पाएँ तो भी मसला नहीं होता। मोहब्बत ही तो होती है जो कमियों कुजियों समेत कबूल करती है, और फिर वो कमियां कुजियां खूबियों से ज़्यादा अजीज़ हो जाती हैं, बदसूरतियाँ खूबसूरतियों में बदल जाती हैं। जैसे बहराम और कलसूम, जैसे उसकी दादी और उसका बाप, जैसे वो और उसकी माँ।
रिश्ते कितने मजबूत थे। एक मोहब्बत निकाल दो तो बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले माँ के साथ अजनबियों की तरह रही थी, जैसे उसकी अम्मी अब्बा रहे थे एक दूसरे के साथ, जैसे बहराम ने अभी कुलसूम को उस नज़र से नहीं देखा था, जैसे ज़िंदगी में कोई हलचल ना थी, कोई एहसास नहीं था, ना ही ख्वाब। उसने नानों के घर जाना छोड़ दिया था। वो अपनी माँ से बाहर मिलने लगी थी। हर हफ्ते की शाम बहराम उसे घर से 1 घंटे की दूरी पर छोड़ आता था। असर से मगरिब तक वो माँ के पास होती तो कभी मगरिब से इशा तक गपशप करती, उनसे कुछ सुनती कुछ सुनाती, वही बेवजह की बातें, मगर अजीब ही सुकून था। बाकी पूरा हफ्ता बहराम उसका दिल बहलाने की कोशिश पूरी करता था। शाम की चाय बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। शाम की चाय पर बहराम होता, वो होती, वो माँ की बातें करती, बाप की करते करते रुक जाती। 9-10 साल पहले की बातें पुरानी थी, उसे फरसुदा व बोसीदा लगती थी। बाप हफ्ते में एक कॉल करता, घंटा भर माँ से बात करता था। वो सिर्फ आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, 1-2 मिनट के अलावा न ठहरती। मुझे होमवर्क करना है बाबा, कॉलेज का काम है, किचन का वगैरह कहकर हट जाती थी। दादी की वही नसीहत है कि बाप है, याद करता है, बात कर लिया करो, पूछता है, फिक्र रहती है उससे तुम्हारी। और वो अभी ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। दादी उसकी लापरवाही पे चिढ़ जाती थी, मगर क्योंकि वो बहस नहीं करती थी इसलिए बहस हो जाती थी। रात के खाने में सालन बनाने की जिम्मेदारी भी उसने खुद ही अपने सर ले ली थी। इसके बाद इशा पढ़कर वो कोई ना कोई किताब उठा लेती थी पढ़ने के लिए, या फिर कलम और कागज़ हो जाते। बेसुरूपा लिखती जाती, जो समझ में आता वो कागज़ पर मुंतकिल हो जाता और जो समझ में ना आता वो भी। बहराम ने उसकी 1-2 कहानियाँ उठाकर रिसाले में भिजवा दी, जो छप भी गई थी। बहराम रिसाले ले आया था, वो खुश था, मगर उसकी समझ में ही नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं। लिखना उसके लिए शोहरत की चाह नहीं था, न सताइश का बाप, बस वो लिख देती। बाद में तज्जिए तबसरे भी वो ही पढ़ लेता या फिर पढ़कर सुना देता, उसे अच्छा लगता। उन्हीं दिनों वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी और उसकी खाला ने फ़ोन करके उसे बताया कि वो लोग उसकी माँ की कहीं शादी कर रहे हैं। उसके लिए ये एक हैरत का झटका था। उसकी खाला ने फ़ोन रखने से पहले उससे कहा, अनुषा, कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोचना कि तुम्हारी माँ की आधी जवानी तुम्हारे बाप की लापरवाही की नज़र हो गई थी, और अब उन उम्र के 48वें साल में जब वो जवानी को पूरी तरह पीछे छोड़ रही है तो आगे का सफ़र बहुत कठिन और अकेला होगा। उसने सोचा कि खाला को बताए कि हमने तो सोचा था कि हम अनकरीब एक किराए का घर लेकर इकट्ठे रहेंगे। मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सोचा था। मैं अपने अच्छे रिकॉर्ड की बुनियाद पर 1-2 प्राइमरी स्कूलों में CV देकर आ गई थी कि कहीं से बस इतने अखराजात मिल सके कि मैं माहाना किराया अदा कर सकूं, ताकि मैं बकिया उम्र अपनी माँ के साथ मोहब्बत से बसर करूं। मगर यहाँ तो काया ही पलट गई थी। वो उस रोज़ नानों के घर गई थी उस शख्स को देखने के लिए। वो 50+ हशाश बशाश खुशगवार तबीयत का मालिक लगता था। फिर खाला के साथ जाकर उसने उस आदमी का घर देखा था। उसकी फोड़ बदलिहाज बदमिजाज किस्म की बेटी से भी मिली थी, जो उम्र में उससे 4-6 साल बड़ी होगी। शादीशुदा थी, बड़ी रखाई से मिली थी। वहाँ से लौटी तो माँ को सारी तफसील ऐसे सुनाई जैसे छोटी बहन बड़ी बहन का रिश्ता होने पर छानबीन करती है। अच्छा हुआ अम्मी, उस लड़की अर्शी की शादी हो गई है, वरना वो आपको तंग करती। अजीब बेजार किस्म की लड़की थी। माँ उसकी बात पर हंस पड़ दी थी। और किसी से मिली? आपका मतलब है उनसे? वो शोखी से उठकर बैठ गई। मुनीरा का चेहरा मुरझा गया था। कितना अजीब लगता था बेटी माँ से सवाल करे, छेड़े के तंग करे। उन्हें फिलफौर एहसास हुआ कि ये उम्र तो उनकी बेटी की है, किसी के बारे में सोचने की, पूछने की, शर्माने, लजाने, जताने की। सब कुछ कितना अजीब सा हो रहा है। उनका दिल जैसे बैठ सा गया अचानक। आप क्यों परेशान हैं अम्मी? वो अच्छे हैं। वैसे वो बता रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले आपको पसंद करते थे, फिर आपकी शादी हो गई, उन्होंने भी शादी कर ली। उनकी बेटी मुझसे बड़ी है। अगर मेरी पैदाइश 6 साल बाद ना होती तो मैं भी अर्शी के बराबर होती और मेरी भी शादी हो चुकी होती, वे साख्ता कह गई। तुम्हारी अब भी शादी हो सकती है गुड़िया, उन्होंने उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए कहा। बहराम कैसा लगता है तुम्हें अनुषा? वो हंस पड़ी। बहराम तो मेरा दोस्त है, अच्छा ही लगेगा। उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? अम्मी नहीं ना, वो कुलसूम को पसंद करता है। तुम उसे करती हो? नहीं अम्मी। क्या हो गया है? करती हूँ मगर ऐसे नहीं। वो मेरा कज़न है, दोस्त है, बल्कि वही दोस्त है। वो अच्छा लड़का है अनु, तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो वैसे ही ख्याल रखता है अम्मी, बगैर किसी लालच के। अब आप फिर ऐसी बात नहीं कीजिएगा। देखिए अभी तो मैंने यूनिवर्सिटी क्लियर करना है, अभी नहीं प्लीज़। अच्छा, ऐसा कोई मामला हो तो मुझे ज़रूर बताना, और फौरी बताना। ठीक है, बता दूँगी। बस ख़त्म करें ये बात। ये बताइए शॉपिंग पर कब चलें? शॉपिंग क्यों अनु? अम्मी बस बहुत हो गई सादगी। अब आपको खुश रहना है, अपना ख्याल रखना है। वो बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि सब अच्छा हो। अम्मी एक बात पूछूं? आप भी उन्हें पसंद करती थी? अनु, वो नागवारी से देखने लगी। अच्छा ना बताइए, खाला से पूछ लूँगी मैं भी।
अनु, कुछ तो अकल से काम लो, मेरी अब उम्र है इन बातों की। आप अब भी जवान लगती हैं, बहलाओ मत मुझे। नहीं, ये सच है। आइए आइए, मैं आपको आईना दिखाऊं। रहने दो अनु, वो गड़बड़ा गई। अनुषा उन्हें खींचकर आईने तक लाई। अब देखिए, आप ज़्यादा प्यारी हैं या मैं? ये तो सच था कि उनके चेहरे के नकुश दिलकश थे, रंगत दमकती हुई, पलकें घनी, गहरी आंखें, बालों में सीधी मांग, सोबर सी मगर अब भी खूबसूरत लगती थी। अनुषा की रंगत दबती हुई थी, आंखें दरमियानी, बहुएं गहरी, होंठ भरे भरे, नाक ना छोटी ना ज़्यादा लंबी, मुनासिब नैन नक्श थे मगर जाज़बियत बहरहाल थी। तुम्हें क्या पता कि असल खूबसूरती क्या होती है। चलो छोड़ो, अब बैठो, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। आप इतना जल्दी क्यों थक जाती हैं अम्मी? अनु, बैठो, मेरी बात सुनो। देखो, मैं ये शादी अपने अरमान पूरे करने के लिए नहीं कर रही। तुम ऐसा बर्ताव मत करो बेटा, मुझे बुरा लगता है। अम्मी, खुशी पर सबका हक होता है और इस सब की कोई ख़ास उम्र नहीं होती, और आप मुझे मत रोकिए। देखिए, मेरी कोई बहन भी तो नहीं है। मीरब तो अजीब है, इतनी सी छोटी सी उम्र में शादी करके बैठ गई। खैर, मगर मुझे अच्छा लगेगा ना आपके साथ। आप तो मुझे मत रोकिए। वो बेबसी से उसे देखती रह गई। अनु, तुम्हें कौन समझाए, वक्त बहुत असर रखता है उम्रों पर, इंसानों पर। वो बुड़बड़ाती रह गई। पूरे महीने बाद वो घर लौटी थी। दादी उससे खफा थी। बहराम बहुत खुश था कि वो आ तो गई, और अब अंदाज़ा था कि उसके वहाँ जाने का बहाना ख़त्म हो जाएगा। उसकी दादी ने पहली बार उसकी माँ के लिए कुछ नागवार जुमले कहे थे, जिस पर उसने उन्हें टोका था। आपकी मर्ज़ी, आप जो सोचिए, मगर मेरे सामने मेरी माँ को बुरा मत कहिए बी अम्मा। बस लग गए पर, सीख आई नानी के घर के सबक। अब वो क्या कहती कि नानी के घर के सबक अगर ऐसे होते तो उसकी माँ ने इतना अरसा खामोशी की नज़र न कर दिया होता। वो खामोशी से उठकर आ गई थी। फिर उसने बहराम को बताया कि कैसे उसने शादी की तैयारी की, वो कैसी लग रही थी, किस रंग के कपड़े पहने थे, वगैरह वगैरह। उसने खुद तस्वीरें खींची थी। अंकल अजीज़ कहते ज़बान नहीं थक रही थी। इतनी मायूस हो तुम अंदर से अनु। बहराम उसे कब से यूँ बोलते हुए सुन रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तो खुश हूँ। जब इंसान अंदर से इनसिक्योर होता है अनु, तो यूं ही बोल बोल कर खुशी का इजहार करता है, ज़बरदस्ती। तुम्हें किस चीज़ का डर है? वो एकदम चुप हो गई। उसने कोशिश तो भरपूर की थी, हर जगह हर वक्त ठीक रहने, ठीक रखने और करने की। फिर भी ऐसा महसूस होता था कि दिल में कोई कांटा सा चुभ गया है। बहराम, वो अम्मी को खुश रखेंगे ना? जो खुशियाँ पापा ने उन्हें नहीं दी, वो अंकल अजीज़ तो देंगे। देनी तो चाहिए। वो कह रहे थे वो अम्मी को पसंद करते थे। तुमने अच्छा किया अनु, चच्ची का साथ देकर, उन्हें खुशी देकर। हो सकता है सब अच्छे के लिए ही हुआ हो। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तुम चचा से बात कर लेना अनु, वो पूछ रहे थे तुम्हारा। वो मुझे अब अच्छे नहीं लगते बहराम। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और उन्हें कोई एहसास ही नहीं है। उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया अनु। वो वहाँ अकेले थे। नहीं बहराम, अगर अकेले थे तो अम्मी को बुलवा लेते, हमें बुलवा लेते। उन्हें वहाँ बहुत से साल हो गए थे, वो बुलवा सकते थे। अच्छा छोड़ो, अब तुम अपना दिल ख़राब मत करो। कल चलना, हम प्रेस क्लब से बहुत सारी किताबें खरीदेंगे, वो भी आधी कीमत पर। वो उसकी बात पर मुस्कुरा दी। मुझे लगता है मेरे अंदर समंदर उतर गया है बहराम। लगता है लहर पर लहर आ रही है, और कभी लगता है कुछ नहीं। देखो, समंदर के नज़दीक इतनी इमारतें हैं, लोग आते हैं, तब भी लगता है समंदर अकेला है। मुझे लगता है मैं भी अकेली हूँ बहराम। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, हम सब हैं। और फिर तुम्हारी किताबें, कागज़ और कलम है। इसका तो मुझे यकीन है, पर क्या क्या अम्मी मुझसे दूर चली जाएंगी बहराम, ऐसे जैसे बाबा चले गए? असल बात अब आई है ना ज़बान पर। कब से पूछ रहा था? अब ये खदशा तो है ना बहराम। तुम चुप करो, हम तुम्हारे लिए कोई कलसूमा ढूंढते हैं। वो उसकी बात पर हंस दी। हाँ वाकई ये अच्छी तजवीज़ है। तुम कलसूम की बातें करते हो, मैं कलसूमे की करूँगी। वो हंस पड़ा। चलो बाहर चलें, पार्क में। कलसूम आएगी क्या? नहीं भाई, यूं ही। अच्छा फिर चलो चलते हैं। वो दोनों बाहर निकले तो अतीक बैठे थे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अबू बाहर जा रहे हैं, ज़रा पार्क तक। उन्होंने घड़ी में वक्त देखा। मगरिब तक आ जाना, नमाज घर पे पढ़ना। जी बेहतर। वो कहकर बाइक निकालने लगा। अनुषा उसके साथ बैठ गई। फिर तुमने क्या सोचा अतीक मियाँ? सोचा तो है, पर ये माने तब ना। तुम इससे पूछो नहीं, बस हुक्म सुनाओ। सारा सारा दिन तो दोनों एक दूसरे के साथ होते, मेरी समझ में नहीं आता ये बहराम को हो क्या गया। बहन भाइयों की तरह रहें घर में अम्मा। अरे तुम तो चुप रहो बहू, जानती हूँ बहन तो वो सोनिया और फजीला को भी समझता है। चलें आप कर लें बात, खुद ही सुन लीजिएगा। जवाब देकर मुंह बनाकर वो किचन में चली गई। बड़ी भी बुड़बुड़ाने लगी, और अतीक सोचते हुए फ़ोन उठाकर भाई को कॉल मिलाने लगे। हम तुम्हारी बहराम के साथ शादी तय कर रहे हैं। उसके अब्बा को उससे खसूसी तौर पर यही बात करनी थी। आप गलत फैसला कर रहे हैं, वो पहली बार बोली।
तुम अभी ठीक और गलत को नहीं समझ सकती, आपसे ज़्यादा समझने लगी हूँ। तजुर्बात ने सिखा दिया है। तुम ये किस तरह बात कर रही हो अन्नू? बाबा के साथ बहुत पहले इस तरह कर लेनी चाहिए थी। उसने कहकर फ़ोन रख दिया था। उसकी दादी उसे हक्का बक्का देखती रह गई। ये तुमने बाप के साथ इस तरह बात क्यों की है? उसने कोई जवाब नहीं दिया था। नतीजतन मुजीब खुद आ गए थे 1 हफ्ते के अंदर। मतलब ये कि आना इतना आसान था और वो जानबूझकर हमें टालते रहे थे। वो नॉर्मल तरीके से उनसे मिली थी। रात को वो उसके कमरे में आकर बैठे थे। बहराम में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो फिर इनकार क्यों? आप बहराम को बुलवाइए अभी, उससे पूछ लें। उन्होंने बहराम को बुलवाया। साथ अतीक साहब भी आ गए। चच्ची भी, दादी भी। अदालत अलग लग गई थी जैसे। तुम बताओ बहराम, इसे शादी से क्यों इनकार है? मैं और अनुषा बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो अब सोच लो। नहीं सोच सकता। वो सर झुकाकर बैठा था, मगर ऐतराज़ में। हम तुम दोनों की भलाई की खातिर ये फैसला कर रहे हैं। हमें नामंजूर है, दोनों ने एक साथ कहा। अतीक और मजीब एक दूसरे को देखे गए। खुद सर हो गए हो तुम लोग, अपने फैसले करने लगे हो। अतीक साहब बिगड़े। ये मेरा आखिरी फैसला है, बहराम कहकर उठ गया। और मेरा भी, अनुषा कहकर कमरे से निकल गई। सब हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों लॉन में सीढ़ियों पर एक साथ बैठकर एक दूसरे से इजहार हमदर्दी करते हुए तसल्ली दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहना। मजीब कुछ दिन रहकर चले गए थे, ये कहकर कि अनुषा के लिए कोई और अच्छा रिश्ता देखें और कर दें। वो फिर से अपने मामूलात की तरफ लौट आई थी। अब उसका दिल पूरी तरह पढ़ाई और कहानियों में लगा हुआ था। बहराम को अतीक ने धमकी दी थी कि अगर कलसूम नहीं तो कोई नहीं, और पुप्पी रोज़ाना चक्कर लगा रही थी कि बहराम उनकी बेटी से शादी कर ले। माँ ने भी घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए थे कि बहराम उनकी किसी भांजी भतीजी पर रजामंद हो जाए। बहराम की मगर एक ही रट थी कि वो सिर्फ कलसूम से शादी करेगा। बहराम की खुशी और अटल यकीन ने घर वालों के इरादों को कुछ कमला दिया था। अतीक साहब ने उसे बुलाकर खूब बुरा भला कहा था और उसके बाद कलसूम के घर का पता मांग लिया था। वो लोग रिश्ता लेकर कलसूम के घर गए थे। उन्होंने वक्त मांगा था। कल्बे अब्बास एक बेचैन और बेतरतीब हुलिये वाला आवारा किस्म का नौजवान कम बल्कि बिखरा हुआ बेरहा मुसाफिर ज़्यादा महसूस होता था। वो कल्बे अब्बास जिससे पहली बार उसकी मुलाकात अपनी माँ मुनीरा के घर ही हुई थी, वो लाउंज में दाखिल हुआ और आते ही जैसे हवा के तेज़ तेज़ झक्कर चलने लगे हों। उसका लहजा उलझा हुआ, शदीद दुखी और इज़्तिराब लिए हुए था। वो बगैर किसी लिहाज के बोलता ही जा रहा था। मुनीरा कुछ हरासा होकर उसे ऊपर सीढ़ियों की तरफ ले गई। वो मुड़ मुड़कर उस लड़के का इंतजार देख रही थी। ये पागल है, ये लड़का पागल है अन्नू, ध्यान मत दो मुड़कर इसे, ये पागल है। कमरे तक आते हुए कोई 2-3 बार मुनीरा ने उससे कहा था। अर्शी कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई थी। वो उसके ऊपर दहाड़ रही थी। अजीज़ साहब चिल्ला रहे थे उस पर। वो इस आवाज़ की शिद्दत से झुड़ते कर्ब और एहतजाज को महसूस कर रही थी। मुनीरा ने उसे अंदर करके दरवाज़ा बंद कर लिया था। आवाज़ कदरे कम आ रही थी। ये लड़का बहुत बेहया है। मैं जब से आई हूँ इसकी बदतमीज़ियाँ देख रही हूँ। तुम यहाँ हो तो कभी भूल कर भी इसके मुँह मत लगना, समझी? बल्कि मैं चाहती हूँ इन दिनों तुम यहाँ ज़रा कम आओ। ये अच्छा अंदाज़ था। जी मैं अब कम आऊँगी। अच्छा है, हम फ़ोन पर तो रोज़ ही बात करते हैं। वो कहना चाह रही थी कि अब रोज़ाना कहाँ करते हैं। तुम अपना ख्याल तो रखती हो ना अन्नू? वो उसका ध्यान आवाज़ों से हटाना चाह रही थी। देखो अन्नू मेरी जान, मैंने तुम्हें इसलिए कम आने का कहा है कि अगर अब्बास आकर शोर मचा दे तो अजीज़ को बिला वजह शर्मिंदगी होती है किसी मेहमान की मौजूदगी में। लफ्ज़ मेहमान पर वो चौंकी पर जाहिर न किया। हाँ ठीक ही तो कहती हैं, मैं यहाँ मेहमान ही तो हूँ। वो पूछना चाहती थी, आप डिस्टर्ब होती हैं मेरे आने से, मगर पूछना ज़रूरी ना था। वो सोच रही थी कि अगर वो खुश हैं तो वो उन्हें क्यों एहसास दिलाए। शोर ज़रा थमा तो वो उनसे इजाज़त लेकर नीचे आ गई। मुनीज़ा ने लंबी सांस भरी, उसके साथ कमरे के दरवाजे तक आई, प्यार किया, ख्याल रखने को कहा। सब वैसा था। फिर उनके अजलत भरे अंदाज में कुछ तब्दीली क्यों महसूस हो रही थी? दिल जो उनकी मोहब्बत से लबरेज था वो खाली हो रहा था। वो बस उनकी बातें सुनकर निकल आए। कल्बे अब्बास बैरूनी गेट के पास खड़ा हाँप रहा था। उसकी आंखें गहरी सुर्ख थी, चेहरे पर बढ़ी हुई शेव में अटके आंसू बह रहे थे। उसे गालबन धक्के देकर निकाला गया था। अनुषा एक लम्हे के लिए रुकी थी। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बस एक लम्हा देखा था। कैसा दर्द था उसे उस अजनबी शख्स पर। लम्हे भर के लिए रहम आया था तो कैसे अजीब लोग हैं। बेटी के शौहर को किस बेदर्दी से जलील किया है। वो बस एक जुमला बुड़बड़ा रहा था, मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, सारी उम्र नहीं दूंगा। वो परेशान सी निकल आई थी। ध्यान बार बार पीछे जा रहा था। उसने रिक्शा रोका, सवार हो गई। दोबारा पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ा हाँफता हुआ दिखाई दिया। उसने ठंडी सांस भरी और रास्ते बदलते हुए मंजर को देखने लगी। क्या हुआ है बहराम, तुम मुँह लटकाए क्यों बैठे हो? कलसूम से लड़ाई हुई है क्या?
नहीं, वो सीढ़ियों पे किताबें गोद में रखे हुए बैठा था। उसी वक्त वो कमरे से आई थी, चेंज करके अपनी किताबें लेकर। फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी थी? वो ठीक थी, वो खुश हैं बहराम, वो बहुत खुश हैं। वो अगर खुश हैं तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ। जब तुम ज़्यादा अदाकारी करती हो खुश दिखाई देने की, तभी तुम अफसुर्दा होती हो अनुषा। शायद मैं गलत अफसुर्दा हूँ बहराम। देखो, वो माँ थी, वो ख्याल रखती थी, प्यार करती थी, मगर माँ की अपनी भी तो ज़िंदगी होती है ना। बहराम क्या हुआ जो वो बाकायदगी के साथ मैसेज नहीं कर पाती? वो खुश हैं सब बातों के साथ। इस ख्याल को तो लूँ तो उनकी खुशी जीत जाती है। बस वो खुश रहें, उनका भी तो खुशियों पर हक है ना। उसी वक्त उसके बाप की कॉल आई थी। कैसी हो? वो पूछ रहे थे। कब से कॉल कर रहा हूँ, घर पे नहीं थी। कहाँ थी तुम? आपको पता चला होगा कि मैं कहाँ थी। बड़ा तीर मार लिया तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी करके। वही किया जो आपने किया। मेरी बात अलग है, मैं मजबूर था, वो भी मजबूर थी बाबा। तुम अब बहस करने लगी हो मेरे साथ। सारी ज़िंदगी सुना है मैंने, पता है। बहरहाल ज़्यादा मत जाया करो वहाँ। अब नहीं जाऊँगी, बेफिक्र रहिए। क्यों, तुम्हारी माँ ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, बस मैं चाहती हूँ वो वहाँ खुश रहें। वो यहाँ खुश नहीं थी क्या? किस चीज़ की कमी थी उसे इस घर में? बताओ। मोहब्बत की। काश आप मेरी माँ से मोहब्बत कर लेते तो वो नहीं जाती, ना आप उन्हें छोड़ते, ना वो मुझे छोड़ती। वो चुप हो गए। ज़िंदगी के लिए और भी कुछ चाहिए होता है, ये सिर्फ किताबी बातें होती हैं, एक उम्र तक जचती हैं। मोहब्बत भी ज़िंदगी की ज़रूरत है। तुम्हारी माँ ने भी तो मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो आपको लिख कर देती क्या? इतने साल साथ आपके साथ रही, फिर इतने साल आपका इंतज़ार भी किया, यहाँ तक कि आपको वापसी के लिए मजबूर भी कर दिया, मगर आप। मैं मजबूर था अनु। ये सब कहना कितना आसान लगता है, मगर यकीन नहीं आता सुनकर। तो मुझ पर ज़रा यकीन नहीं रखती अनु। आपको उसकी क्या परवाह बाबा, आपके पास आपकी फैमिली है, अम्मी भी अब खुश हैं, अकेली तो मैं हूँ। उसने कहकर फ़ोन रख दिया। उसे पता था इस सब के नतीजे में एक बार फिर शादी की तलवार लटकाने का फ़ैसला होगा। उसने बहरहाल सहूलत से चचा को कह दिया कि जब तक वो तालीम मुकम्मल नहीं करती तब तक वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी नानों की तबीयत ख़राब थी। खाला ने उसे फ़ोन करके बुलाया था। मुनीरा को कहीं फ़ोन किया, मगर उनका नंबर बन जा रहा था और घर के नंबर से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसे खाला ने भेजा कि जाओ मुनीरा को ले आओ। और जब वो वहाँ पहुँची तो उनके गेट पर ताला लगा हुआ था। अलबत्ता सामने से कल्ब अब्बास आता हुआ नज़र आया था। अस्सलाम वालेकुम। उसके चलने में थोड़ा लंग था। वालेकुम अस्सलाम। उसने देखा उसके पैर पर पट्टी बंधी थी। ये उस दिन वाली चोट का असर था। इस बात को कुछ दिन ही तो हुए थे। ये लोग किधर गए हैं? भाग गए। वो इस्तज़ाइया हंसा और फिर बताने लगा। बूढ़ा हनीमून पर गया है। उसे सख्त नागवार गुजरा था ये जुमला। साथ बेटी को भी ले गया, तो सारा गुस्सा इसी बात का है। उन लोगों से कोई राब्ता हो तो बताइएगा अम्मी को। नानू की तबीयत बहुत ख़राब है, वो लौटे तो आकर उनसे मिल लें। उनका राब्ता मुझसे नहीं होता और अब आपसे भी दुश्वार है। भूल जाइए माँ को। जैसे लोगों से उनका वास्ता पड़ा है वैसे ही। आप बहुत तल्ख बोलते हैं। वो नागवारी से आगे बढ़ गई। सच का जायका ही ऐसा होता है। ये सच का नहीं, आपकी ज़बान का जायका है। ये भी ठीक है, जो बचपन से कानों में अंडेला गया वहीं उगल रहा हूँ अब। आगे टायर जला रहे हैं लोग, हंगामा हो रहा है, सड़क बंद हो गई है। आपको दूसरे रास्ते से जाना चाहिए बीबी। मैं नहीं जानती दूसरा रूट। वो फिक्रमंद हो गई। आपके चेहरे पर परेशानी बहुत जल्द आ जाती है। जो महसूस करती हूँ वो चेहरे पर लिखा होता है। मुझे चेहरे के तासुरात को वाकई कंट्रोल करना नहीं आता। उसने सोचा, तभी तो बहराम भी फ़ौरन जान लेता है। अब बहराम तो जान ले, मगर कोई और। मैं दिखा देता हूँ रास्ता आपको। आपको चलने में तकलीफ़ हो रही है, रहने दे, मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूँगी। रास्ता ढूंढते ढूंढते कभी कभार देर हो जाती है और गली के नुक्कड़ तक जाकर वापस पलटना पड़ता है। दीवारें मुँह चढ़ाती हैं, साइन बोर्ड हंसी उड़ाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। आगे बढ़ने की ख्वाहिश धरी की धरी रह जाती है। वो हैरान हो गई इन जुमलों पर। आप जुमले चुराते हैं? यानी कि आप भी? वो रुका। मैं नहीं चुराती जुमले। मतलब क्या आप भी पढ़ती हैं? क्या? हाँ, किताबें वो तो पढ़ती हूँ। नहीं, मैं इन रिसालों की बात कर रहा हूँ जो महाना नामों की सूरत निकलते हैं, वही जिनमें ख़वातीन लिखती हैं और मर्द हजरात। वो कहते हुए रुका। जी, और मर्द हजरात मैंने भी लिखा है वहाँ, नाम बदल कर। उसने जुमला मुकम्मल किया। चीट किया? हाँ। वो हंसा। बुरी बात है, किस नाम से लिखा? मैं क्यों बताऊँ, आप खुद पहचानिए। बहुत कम पहचान पाती हूँ ऐसी चीज़ों को। अच्छा, तभी ये जुमले पढ़े थे और याद भी थे। अब अपने जुमले तो किसी को भी याद हो सकते हैं। अपने जुमले मतलब आप भी? हाँ, मगर आपकी तरह जिन्स बदल कर नहीं, अपने असल नाम और शनाख्त से। वाह जी, तो अनुषा आप हैं, जिन्हें मैं मुसलसल पढ़ता हूँ और बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। जुमले भी उड़ाते हैं? नहीं, उड़ाता नहीं, याद रखता हूँ।
और वक्त आने पर किसी के भी सामने मिसाल के तौर पर ऐसे पेश कर देते हैं जैसे वाक़ितन ये जुमले आप पे उतरे थे। वो हंसा। ऐसा भी नहीं है, पहली बार ऐसा किया था और पकड़ा गया। लोग सारी उम्र चोरी करते हैं और पकड़े नहीं जाते, जैसे कि अर्शी का बाप, अम्मी का भाई, आपकी अम्मी का शौहर करता है। उसने खुद ही मिसाल दी। बहुत बुरी बात है, आप आए दिन उन पर बरसते हैं। और भी बहुत कुछ कहा होगा आपकी अम्मी ने आपको, बताते हुए उनका कोई कसूर नहीं, जो देखा उन्होंने वो बता दिया। ठीक कहती हो, मगर सड़क आ गई थी, मैं आगे चली जाऊंगी। आप बहुत मुश्किल से मेरे साथ आए, अब वापस इतना ही चलकर आपको अपने घर जाना होगा। आप चाहें तो आपकी नानों के घर छोड़ दूं आपको, दरअसल मुझे रास्ते में डॉक्टर को भी दिखाना है। आप बेशक गाड़ी में सवार हो जाइए, मगर नानों के घर तक मैं अकेली जाऊंगी। उसने टैक्सी रोकी। टैक्सी का किराया कौन देगा? मैं दूंगा। नहीं, मैं दे सकती हूँ, आप टैक्सी में जाइए, मुझे रिक्शा लेना है। आप मेरे साथ मज़ीद चंद मिनट का भी सफ़र तय नहीं कर सकती। आप पैदल चलकर मेरे साथ आएँ, इसके लिए मैं ममनून हूँ, मगर माजरत है मेरी तरफ से। उसने रिक्शा रोका और उसमें सवार हो गई। पूरा दिन उसकी नानो अस्पताल में एडमिट रही। वो अपनी माँ के मुतालिक सोचते हुए बार बार उनका नंबर ट्राई करती रही थी। क्या था जो वो जाते हुए बस बता जाती? वो इतनी लापरवाह नहीं थी। क्या हो गया उन्हें? फ़ोन पर ही बात हो जाती तो उनकी तसल्ली हो जाती। माँ ने आखिरी बार बड़ी बेटी को देखा, नवासी को देखा, बेटे को देखा और छोटी बेटी को आखिरी बार देखने की हसरत लिए चली गई। उसने सोचा वो माँ से मिलेगी तो बहुत बुरा भला कहेगी, उन पर बिगड़ेगी, उन्हें बताएगी कि उनकी माँ उनको देखने की हसरत लिए चली गई दुनिया से, और वो उसी दुनिया में रहकर भी राब्तों से मुनक़ता रही। उन्होंने लापरवाही की इंतहा कर दी। तुम्हें कैसा लगा था जब मैंने तुमसे कहा तुम्हें शौक़ से पढ़ता हूँ? बस आम सा लगा था, मगर ये बताइए आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, और ये भी कि अगर नंबर ले लिया तो फ़ोन क्यों किया, और अगर कर ही लिया तो वजह क्या है? सबसे पहली बात कि मैं किसी राइटर का नंबर लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, इदारे से लिया। दूसरी बात यह कि मैं एक कारी की हैसियत से भी तुम्हें कॉल कर सकता हूँ और एक साथी राइटर की हैसियत से भी। और वजह भी यही है कि एक तो हम दूर के रिश्तेदार भी ठहरे हैं, दूसरा मुस्तकबिल के हम ख्याल दोस्त भी हैं। किस कदर खुशफहम इंसान हैं आप। और रिश्तेदारी को तो रहने दीजिए, मैं रख रही हूँ फ़ोन। सुनो बात सुनो, एक आखिरी बात भी सुन लो। देखो, मैंने एक बहुत ज़रूरी काम से तुम्हें फ़ोन किया, और वो ये कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी कहानी लिखो। और मैं आपकी कहानी भला क्यों और किस लिए लिखूँ? इसलिए कि मैं खुद अपनी कहानी नहीं लिख पाता, तो मैं क्या करूँ? तुम किस कदर खुद गर्ज नहीं बल्कि बेगर्ज राइटर हो। एक राइटर तो कहानी लेने के लिए हर वक्त हरदम तैयार रहता है। एक राइटर को लोगों के तासुरात देखकर उनकी कहानियाँ समझने का इस हद तक तजस्सुस होता है, और तुम एक बनी बनाई कहानी लेने से इनकार कर रही हो। मुझे दिलचस्पी नहीं है कहानियाँ लेने से, इसीलिए तो तुम्हारा विज़न कमज़ोर है। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाओगी तुम, देखना। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं है, इसलिए कदर नहीं है। डरो उस दिन से जब तुम दिल से कहानी लिखना चाहोगे और तुम्हारे पास अल्फाज नहीं होंगे, और तुम कहानी लिखने के लिए जी जान से तड़पोगी। तब मुझे पता है तुम पहली बार मुझे फ़ोन करोगी और ये कहोगी कि मैं कहानी लिखना चाहती हूँ, और तब तुम यकीन करो, अगर ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हें कहानी लिखना ज़रूर सिखाऊँगा। दूसरी सूरत में तुम अपनी बेबसी पर ज़रूर रोना और उस पल को कोसना जब तुमने मेरा अपनी तरफ बढ़ता हुआ दोस्ती का हाथ ठुकरा दिया था। अब फ़ोन रखूँ? वो बेजारी से गोया हुई, मगर उसके अल्फाज बहुत अंदर तक उतर गए थे। और हाँ, जब फ़ोन रखना चाहो तो पूछा मत करो, बगैर बताए रख दिया करो। और हाँ, अभी वो कुछ और भी कहना चाह रहा था कि दूसरी तरफ फ़ोन खटाक से रख दिया गया। वो ज़ोरदार कहका मारकर हंसा और दूसरी तरफ वो अजीब मखमसे में फंस गई थी। उसने कहा है मैं आगे चलकर कहानी नहीं लिख पाऊँगी। उसने? किसने? बहराम अपने मोटरसाइकिल के पुर्जे साफ कर रहा था। वो कल्बे अब्बास? ये कौन भला है? ये नाम वो पहली बार सुन रहा था। अम्मी के शौहर की बेटी के शौहर हैं। वो इस तरह के तारुफ पर हंस दिया। बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ है ये तो। तुम भी बहराम, मेरा भला उससे क्या ताल्लुक़? वैसे घर में सब उस बेचारे से नफ़रत करते हैं, और तुम्हें इसलिए उससे हमदर्दी है? मुझे इससे हमदर्दी नहीं है बहराम। उसने अपना इमेज खुद ख़राब किया। वो बात करते हुए तकरीबन चिल्लाता है, धाड़ता है। हुई होगी कोई ज़्यादती उसके साथ ऐसी? तुमने उसे चिल्लाते हुए देखा? हाँ, देखा है। आखिरी बार उस दिन जब मैं अम्मी से मिलने गई थी तो वो नीचे आकर बहुत चिल्लाया था। अम्मी खौफज़दा होकर मुझे अपने कमरे में ले गई थी, और तभी कहा था उन्होंने कि अब तुम कम आया करो। उन्होंने ऐसा कहा था? वो चौंका। हाँ, और उसी की वजह से कहा था। उनको नहीं कहना चाहिए था, वजह जो भी होती। कहना तो नहीं चाहिए था, पर अब कह दिया तो क्या करें। ऐसा बहुत कुछ होता है जो नहीं कहना होना चाहिए, जैसा कि
वो पुर्जे साफ़ कर चुका था। जैसा कि बाबा का बाहर जाना और फिर वहाँ जाकर बैठना और अम्मी के बुलाने पर ना आना, उनका दूसरी शादी करना और बस फिर बहुत कुछ होता चला गया। मगर हम क्या कर सकते हैं बहराम? वैसे अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम पता है क्या ना करते? क्या? वो उसे बगौर देखने लगा। कभी कभार वो कितनी मासूम मालूम होती थी। अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम कुलसुम से मोहब्बत नहीं करते? वो पहले मुस्कुराया, फिर सोचने लगा। नहीं, मेरे बस में होता तो मैं अपने अंदर से उसके असूल की ख्वाहिश निकाल फेंकता। तुम पागल हो बहराम, मोहब्बत करते और असूल की ख्वाहिश नहीं तो फिर क्या फ़ायदा मोहब्बत का बहराम? वो मोटर बाइक के पुर्जे जोड़ रहा था। काश के दिल के पुर्जे जोड़ पाता, ये उसने सोचा था। हसूल की ख्वाहिश सफ़र कराती है, मोहब्बत नहीं। फिर ये थका देती है। वो चेहरे से भी थका हुआ लग रहा था, लहजे से भी और हुलिये से भी। काश तुम कुलसुम से मोहब्बत ना करते बहराम, वो अफसुर्दा थी। अगर ऐसा ना करता तो मैं क्या करता अनुषा? क्या मोहब्बत इतनी असरअंगेज़ है बहराम? मोहब्बत इससे कहीं ज़्यादा असरअंगेज़ होती है अनुषा। मुझे क्यों पता नहीं लगता? मैं शायद इसी वजह से अभी तक खुलकर मोहब्बत की कहानी नहीं लिख पाई। मुझे लगता है मोहब्बत बुरी है बहराम। ये शादी के रिश्ते की तरह है, करो तो भी पछताओ और ना करो तो भी पछताओ। तुम कभी कभार काफ़ी ठीक ठाक बातें कर लेती हो। वैसे उसने कहा था मैं उसकी कहानी लिखूं। उसने कहा, वो कहता है उसे मत बोला करो अनु, किसी के लिए भी नाम ना लिया करो। उसने मुझसे कहा कि मैं एक दिन कहानी लिखना भूल जाऊंगी। फिर उसने वो झलाकर मैले कपड़े से ग्रेस भरे हाथ साफ करने लगा। तुम्हें लगता है कि ये अब चल पाएगी? जिस तरह का पोस्टमार्टम तुमने इस बाइक का किया, लिख लो कि ये अब नहीं चलेगी। मेरा तो मशवरा है कि इसे औने पौने बेच दो। तुम मेरे हक में कभी अच्छी बात भी कर लिया करो अनु की बच्ची। मुझे मेरी बात का जवाब दो बहराम, क्या कभी ऐसा होगा? नहीं, उसने डराया। यकीन मत करो। यकीन कर लेने से क्या ये नहीं होगा? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यकीन किसी भी चीज़ के शर से लड़ता है और उसे कमज़ोर करके छोड़ता है। और जब यकीन गलत बात पर हो तो फिर वो यकीन नहीं, खुशगुमानी होती है। मुझे बस ये बताओ कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कहानी लिखना भूल जाऊँगी? क्या तुम्हें इससे फ़र्क पड़ेगा? शायद पड़ेगा, जब तुम्हें यकीन हो जाए कि पड़ेगा। उस दिन मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब कहीं से भी ला दूँगा। बस मैं ये नहीं चाहती बहराम कि मुझे मजबूर होकर उसे फ़ोन करना पड़े और उससे कहना पड़े कि मुझे कहानी लिखना सिखाओ। वो उसे झुंझला कर देखने लगा। अपनी कहानियों की खुद हिफाजत करो, उन्हें थामे रखो, फिर ऐसा नहीं होगा। ये मैं किस तरह करूं बहराम? अपनी कहानियों से प्यार करो। जिस चीज़ से प्यार किया जाए वो रह जाती है आपके पास, और अगर खुद ना रहे तो अपना सासा छोड़ जाती है। ये जुमला मुझे अच्छा लगा है बहराम, मैं ये लिख लूँ किसी कहानी में? बेशक लिख लो। वो मुस्कुराया। अब मैं भी जुमले चुराया करूँगी उसकी तरह। बस बहुत हो गया, एक दिन में बहुत बार तुमने उस अजनबी का जिक्र किया, अब बुरा लग रहा है। आखिर तुम हो ना मर्द? वो हंसी। वो तो हूँ। मोटर बाइक वाकई स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसे शॉप पर ले जाना पड़ेगा। बुड़बड़ाया, ये तब भी नहीं चलेगी, थक गई है बेचारी तुमसे ये। और बहराम ने ना जाने क्यों ये जुमला पकड़ लिया और रात को कुलसुम से कहा कि तुम थक गई हो ना मुझसे? उसने कहा, हाँ थक गई हूँ। वो धक से रह गया और उन दोनों के दरमियान ये पहला झगड़ा हुआ था। दिल अनजाने खौफ से लर्जा था। हर रोज़ रात सोने से पहले उसकी पहले आदत थी। अब वो शौरी तौर पर लिखने लगी। आंखें कहीं तरह के ख्वाब बुन लेती और कलम उसके साथ देने लगा, दोस्त बनकर, पहला बहराम और दूसरा कलम। मगर एक वाक़या बदस्तूर रहा कि उसकी तमाम कहानियाँ अधूरे सफ़ात में फड़फड़ाने लगी और वो उलझ गई कि सारी कहानियाँ अधूरी क्यों रह जाती हैं। उन्हीं दिनों उसकी माँ की वापसी हुई थी। उन्होंने उसे बुलाया था, वो बहुत खुश थी। उसने जाकर बताना चाहा था फ़ौरन ही, मगर वो पहले उन्हें सुनना चाहती थी। जब उन्होंने फ़ोन ख़राब हो जाने, पुरानी सिम बंद हो जाने, अचानक प्रोग्राम बन जाने के साथ कहीं किस्से शुरू कर दिए और जब वो कहकर ज़रा सोच में डूबी तो उसने बताया, अम्मी नानू की डेथ हो गई है। वो चुप हो गई, पहले हैरान फिर परेशान। कब? लहजा धीमा था। जब आपका नंबर बंद था, मैं आपको लेने आई थी मगर आप नहीं थी। 2 माह हो गए। वो अपने हाथों को घूरने लगी, एकदम खामोश सी। वो तो ठीक थी, फिर अचानक क्या हो गया उन्हें? आपको उनके पास होना चाहिए था, अगर नहीं तो आप मिलकर जाती। वो आपको देखने के लिए। उसकी आवाज़ भरा गई, उसकी माँ से एकदम बूढ़ी सी लगने लगी। चेहरा बुझा, आंखें भरी, तासुर में यासियत, आवाज़ घुटी सी। मुझे पता नहीं था, मिलकर जाने में क्या कबाहत थी। तुम तो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो अन्नू, जैसे मैंने जानबूझकर उनसे मिलने से गुरेज किया हो। वो बेदिली से उठी। मैं चलती हूँ, बहराम को मैसेज कर दिया, वो निकल चुका है। तुम बैठो अन्नू,
आपको अब वहाँ जाना चाहिए। खाला बहुत उदास हैं। काश उनके लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देकर आप उनकी शादी करा देती। आज वो अकेली हैं। वो खुद नहीं करना चाह रही थी अनु। जो भी है आप उनके पास जाती। वो बुझी बुझी से वहाँ से निकल आए। इस बार उसने गेट की तरफ देखा, फिर साथ वाले मकान को। वो नहीं था। यह हरकत लाशऊरी थी और ऊपर खिड़की में खड़े होकर उसने देखा था और मुस्कुराया था। गैर इरादी तौर पर उसकी निगाह उठी ऊपर और अब्बास को देखा, फिर फ़ौरन सरनफ़ी में हिलाया था। वो सड़क पर खड़ी थी जब बहराम उसे लेने पहुंचा। बहराम और कलसूम की लड़ाई का बाब खुल गया था। उस जैसा बेचैन जैसे पूरे जहान में ना था। ना पढ़ाई में दिल लगता, ना किसी और काम में। तुम्हारा लास्ट ईयर है बहराम, दिल से पढ़ो। पर दिल नामी चीज़ ने उसे जादू के मंत्र पढ़ाए हुए थे। बड़े गलत वक्त में मोहब्बत की है तुमने। कम से कम यूनिवर्सिटी के 4 साल निकाल कर करते तो अच्छा था। ये कभी बस में नहीं होती। तुम बताओ, क्या वो मान जाएगी? देखो बहराम, ये तुम लोगों का तीसरा झगड़ा है। तीसरा मतलब आखिरी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अनुषा? देखो, अगर तुम चाहते हो कि अब चौथी बार ऐसा ना हो तो उसे अब मौका मत देना। लड़े तो लड़ाई का जवाब लड़ाई से मत देना। देखो, मोहब्बत में किसी को हराना मकसूद नहीं होता। मैं तो दिल हार चुका हूँ। अब और क्या हारूँ? अगर दिल हार चुके हो तो फिर लड़ाई कैसी? मुझे लगता है वो अब की बार नहीं पलटेगी अनुषा। वो 2 बार पलटी है, तीसरी बार तुम उसे आवाज़ दो। उससे माजरत करूँ? वो उठकर बैठ गया। हाँ कर लो। वो कुर्सी से उठी। तुम कहाँ जा रही हो? मेरा फ़ोन बज रहा है। चचा इस वक्त तो नहीं करते फ़ोन। नहीं, अब्बास ने किया होगा। तुम कुछ ज़्यादा बातें करने नहीं लग गई उससे? अब खुदा के लिए पिछले साल वाली दास्तान मत दोहराना। ये कहकर कि उसने मेरा बहुत साथ दिया। जब मुझ पर ये दिन आया कि मैं कहानी लिखना भूल गई, तब उसने मुझे कहानी लिखना सिखाई। मानो कोई अंधेरे में जुगनू पकड़ लाता है वगैरह। लट मार अंदाज में कहकर उठा, अपना फ़ोन उठाया, नंबर मिलाया। कलसूम का नंबर बन जा रहा था। वो बाहर निकल गया। इस वक्त किधर जा रहे हो बहराम? अभी वो जाग रही होगी। उसके घर? नहीं, ये वक्त नहीं है शरीफों के घर जाने का। उसके कमरे की बालकनी खुली होती है। तो फिर मैं बस उसे एक नज़र देखूंगा या फिर वो मुझे देख लेगी और मुझे पता है उसका गुस्सा काफूर हो जाएगा। मोहब्बत में इंसान बनो। बैठो इधर, कल जाकर मिल लेना। दिन दिहाड़े? हाँ क्यों? दिल है तो करके दिखाओ। चोरी छुपे कुछ भी करना मुनासिब नहीं होता। और तुम जो चोरी छुपे दोस्ताने बढ़ा रही हो वो, देखो दोस्ताने नहीं, दोस्ती बस एक। वो बहुत अच्छा इंसान है बहराम। वो तुम्हारे पुराने ज़माने की फटी जिल्दों वाली पुरानी किताबें भेज देता है। अच्छा तो होगा ना? इसके अलावा तुम्हें तारीख के किस्से सुनाता है, नए पुराने मालूमाती मज़ामीन खोल कर बैठता है। तुम बस उसकी बातों से मुतासिर हो, उसकी चालाकी और शातिराना मिजाजी से बेखबर। वो बहुत हसास है, नफ्सियात समझता है। ये लो, एक और खूबी खुली। नफ्सियात दान है, तभी तो तुम्हें काबू में किया हुआ है। सोच समझ कर बोला करो बहराम। एक अच्छी दोस्ती को आखिर मुआशरा गलत निगाह से क्यों देखता है? मुआशरा कहाँ, अभी तो बात मुझ तक है। मुआशरे तक पहुंची तो ताल्लुक़ की शक्ल बिगड़ जाएगी। तौबा है बहराम, थका देते हो। चलो ख्यालों में अपनी महबूबा से गुफ्तगू करो और ऐश करो। और तुम जा रही हो उससे बातें करने? नहीं, बस उसकी कहानी सुनने। तुम्हें पता है बहराम, वो मेरे कहने पर अपनी बीवी को छोड़ रहा है, तलाक दे रहा है। तुम किसी के घर बर्बादी की खबर फ़ख्र से सुना रही हो मुझे। ये सब वो लोग खुद चाहते थे बहराम कि वो अर्शी को छोड़ दे, मगर उसने नचा कर रखा हुआ था। मैंने उससे कहा कि अर्शी को छोड़ दो, इसी में भलाई है। वो खुला का नोटिस भी भिजवा सकती है। खैर एक केस उसने भी उन पर कर रखा था जो लटका हुआ है। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि अपनी माँ की जायदाद से भी हाथ उठा लो। मैं उसे ऐसा क्यों कहूँगी बहराम? देखो अनु, दोस्ती तक रहो, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है किसी के मामले में। फिर तुम्हारी माँ उस शख्स को सख्त नापसंद करती है, ये याद रखना। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो बहराम। बस वो बात ना करे तो खैरियत पूछ लेती हूँ। करता है तो अच्छा लगता है। उसके पास न जाने कहाँ से ख़जाना आ गया मालूमात का। मुझे हर रोज़ एक कहानी मिल जाती है। अनुषा, कहानियाँ लिखना तुम्हारे लिए सिर्फ तफरीह था। हाँ, मगर जब तारीफ़ी खतूत आते थे तो तुम्हें भी खुशी होती थी, अच्छा लगता था। मगर कहानी को ज़िंदगी जितनी अहमियत मत दो। अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। ये सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। शादी भी करनी है, घर भी बसाना है। अभी लास्ट ईयर है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल फिर ना चचा इंतज़ार करेंगे और ना ही अब्बू। कोई भी लड़का देख लेना है और शहनाइयाँ बच जानी है। कोई भी लड़का, इस फिक्र ने आ लिया। कोई भी लड़का बहराम? हाँ, कोई भी लड़का। अब तुम्हारा जो ज़हनी मेयार हो वो तुम खुद सोचो और सोच कर बता दो। ये बात उसने जानबूझकर छेड़ी थी। वो सोच में पड़ गई। आज बात मत करो, एक दिन खुद के लिए भी रखा करो। तुमको अगर मैं ये कहूँ तो मैं तो दावेदार हूँ। तुम हो क्या?
तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की ऐसी की तैसी। वो झलाकर उठी और बाहर चली गई। वो उसकी बात पर मुस्कुरा भी ना सका। कल उसे कल्बे अब्बास से मिलना था। तुम अनुषा को फ़ोन करते हो? वो कड़े तेवरों से उसे घूर रहा था। तुम्हें उसने तो कतई नहीं भेजा होगा। तुम उसे फ़ोन क्यों करते हो? वो दरवाजे पर खड़े होकर सख्त लहजे में पूछ रहा था। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। बको मत। उसने अब्बास का गिरेबान पकड़ लिया था। मेरा गिरेबान छोड़ो। तुम मेरे दरवाजे पे खड़े होकर ऐसी हरकत कर रहे हो। चिल्लाना चाहते हो तो चिल्लाओ, यहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनकर नहीं आएगा। आदी हो चुके होंगे सब तुम्हारे ड्रामों के। कितना कुछ जान चुके हो। छोड़ो, अंदर आ जाओ। उसने तकरीबन धकेलते हुए गिरेबान छोड़ा और अंदर आ गया। बैठो और ये पानी पियो। उससे कहते हुए उसने गिलास में पानी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। यहाँ मैं पानी पीने नहीं आया। बहराम का लहजा सख्त था। पी लो, तेज़ धूप में आए हो, ठंडे हो जाओ तो बात करते हैं। उसने गिलास बहराम के सामने रखते हुए तहम्मुल से कहा। बहराम ने 2 घूंट में पानी का गिलास ख़त्म किया और उसे दोबारा नागवारी से घूरने लगा। वो अपनी कुर्सी लेकर मेज़ की दूसरी जानिब ऐन बहराम के सामने आ बैठा। अब बोलो, अनुषा के पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरी बात काटना मत तुम। उसने एक ठंडी सांस भरी और बोलने लगा। मैंने उसे पहली बार अर्शी के घर ही देखा। अर्शी को तुम जानते होगे, मेरी साबका बीवी, मेरे मामू की बेटी, इकलौती, नखरीली, मगरूर और बदतमीज़। इससे ज़्यादा मुनासिब अल्फाज नहीं है मेरे पास उसके लिए। मैं तुम्हारी दास्तानें सुनने नहीं आया हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा नहीं था। मेरी बात मत काटना, वरना तुम कैसे मेरे एहसास को समझ पाओगे। मुझे तुम्हारे एहसास से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें मुझसे भी यकीनन नहीं होगी, मगर इसके बावजूद तुम्हें आना पड़ा है तो कम अज़ कम मेरी बात तो पूरी होने दो। ठीक है, कहो। पानी का दूसरा गिलास उसने खुद अपने लिए भरा था। देखो, मैं जब पैदा हुआ मैं बदनसीब था। बाप मर गया। मेरी बात सुनो। उसने हाथ उठाकर रोका। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, वो यकीनन मेरी भोली भाली कज़न सुन चुकी होगी। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अनुषा के साथ तुम्हारा क्या मसला, क्या गेम खेल रहे हो तुम? ठीक है, तुम मेरी कहानी मत सुनो। मैं बस तुम्हें वहाँ से बताता हूँ कि अनुषा जब अपनी अम्मी को लेने आई और उसे मैं मिला रास्ते में, और मुझ पर बातों बातों में ये खुला कि वही वो अनुषा मुजीब रहमान है जिसे मैं बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। मैंने उससे कहा कि जब तुम कहानी लिखना भूल जाओगी तो मुझे फ़ोन करोगी। फिर दोबारा मैंने उसे बुक शॉप पर देखा था। तब किताबों की कलेक्शन करने में मैंने उसकी मदद की थी। कई दिन बाद उसका फ़ोन आया कि उसे कहानी लिखनी है, मगर वो लिख नहीं पा रही। उस दिन बस थोड़ी देर उसने मुझसे बात की थी और फिर मुझे बताया कि वो लिखने लगी है। क्या बात थी वो? बहुत सारी टूटी फूटी बेमायनी बातें, बस बात होती गई जो मुझे मुख्तसर लगी। इसके बाद कभी वो मुझे कॉल कर लेते और कभी मैं उसे। वो तुम्हें फ़ोन क्यों करती थी? उसने तारीख के किसी वाक़े को क्लियर करना होता था, किसी वाक़े का हवाला और पस मंज़र पूछना होता था। मुझे नहीं भी याद होता तो फ़ौरन किताबों से देखकर बता देता था। उसके पास इल्म का फुकदान है, इसके बावजूद भी वो बाकमाल लिखती है। मुझे बस ये फ़िक्र थी कि लाइल्मी की बुनियाद पर वो कहीं फ़िक्शन से हाथ ना धो बैठे। और मैंने कई बार तसव्वुर में सोचा था कि ये राइटर अगर मेरे सामने आ गया तो मैं इससे ये बात ज़रूर कहूँगा। देखो, जदीद दौर में भी वो इंटरनेट की दुनिया से दूर, फ़ोन को राब्तों से परे, कागज़ी एहसास तक महदूद थी, जो एक दिन अचानक बात करते करते मेरे सामने आ गई। क्या मेरे लिए ये बात गैर अहम थी? ठीक है, यहाँ तक दुरुस्त था। आगे बोलो। देखो, ज़ाहिर है मुझे शौक़ उठा कि मैं दोबारा अपने पसंदीदा मुसन्निफ़ बल्कि मुसन्नफ़ा से बात करूं। फिर मैंने उसे फ़ोन किया। उसने मुझे डांट दिया। मुझे लगा कि उसे बस अच्छी कंपनी चाहिए, हम मिजाज दोस्त, और तुमने इस सबसे खूब फ़ायदा उठाया। देखो, दो हम ख्याल अफराद अगर एक दूसरे के एहसास समझते हैं, बातचीत करके एक दूसरे को तसल्ली देते हैं तो इसमें क्या बुराई है? शायद तुम समझना नहीं चाह रहे, या फिर मैं ही तुम्हें अपनी बात समझाने में नाकाम रहा हूँ। देखो, वो एक लड़की है, तुम उसकी ज़िंदगी में आने वाले एक अजनबी पहले मर्द हो। तुमने अपनी ख्वाहिश के पीछे जो किया सो किया, ये तक ना सोचा कि तुम उसे बात करने का आदी बना रहे हो। वो हर एक बात तुमसे पूछने लगी है। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली हो गई, मगर कल उसकी शादी भी होगी। अगर वो आदमी ऐसा ना हुआ, अगर उसे वो तवज्जो ना मिली, तो क्या उसकी ज़िंदगी में मसाइल ना होंगे? मगर मासूम लड़की के लिए जो तुमने दिल फरेबी का जाल बिछाया, इसका नतीजा कौन भुगतेगा, तुम या वो? उसका लहजा कदरे धीमा और परेशान कुन हो चुका था। कभी कभार दिल जो चाहता है उसका नतीजा इंसान सोचता नहीं है। मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी पसंदीदा मुसन्नफ़ा का पसंदीदा दोस्त बन सकता हूँ। ये सब अनजाने में ही हो गया। गलत कहते हो तुम, ये सब जानबूझकर किया है तुमने। अगर तुम्हें कोई दोस्त ही दरकार था दुखड़े रोने के लिए, तो इसके लिए भी तुम्हें कहीं लोग मिल जाते जिन पर तुम अपनी मालूमात की धाक बिठा सकते।
तुमने तो मुझे हर रूप में कमीना साबित कर दिखाने की पूरी कोशिश कर दी है बहराम। मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ आईना रखा है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम दरअसल यहाँ आए किस लिए हो? मुझे डरा धमकाकर उसकी ज़िंदगी से निकालने, उसे फोन न करने का कहने, हत्ता कि उसे भूल जाने का कहने। उसने कहते हुए मेज़ पर ज़ोर से दोनों हथेलियाँ दे मारी। बाल बेतरतीब थे उसके, शेव बढ़ी हुई, आंखें थकी हुई, सुर्ख और शर्ट के ऊपरी दोनों बटन टूटे हुए थे। उसके घर का भी उस जैसा ही हाल था। उन दोनों में से हर एक कोई दूसरे के हक में नरम होने के लिए तैयार न था। इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक दूसरे को नागवारी से बर्दाश्त कर रहे थे। इस सब की एक वजह थी और वो थी अनुषा। तुमने उसे यहाँ तक तो पहुँचा दिया है, धकेल दिया, यहाँ तक कि वो तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करती है। बात नहीं होती तो तुम्हें मिस करती है, बात बे बात तुम्हारा जिक्र ले आती है। वो खिल उठा बहराम की बात सुनकर। वो चाह रहा था कि वो बैठा रहे, चाहे गुस्से और नागवारी से उसकी तरह की बातें करता रहे और वो मज़े से सुनता रहे और उसका यकीन मज़ीद पुख्ता होता रहे। उसने बहराम को ये नहीं बताया कि ये सब सुनते हुए वो कितना मसरूर हो रहा है, और ये तो बता ही नहीं सकता था कि पहली बार वो किसी के लिए इतना अहम और ख़ास हुआ था। तुमने मुझे मुजरिम साबित करने के लिए क्या कुछ कह दिया। भला प्रोफेशनल कोलीग्स का आपस में रब्ता तो रवाज भी है, ज़रूरत भी। तुमने किस कदर घिनौना कर दिया है मुझे। तुम अपने अंदर झांको, क्या ये सब दुरुस्त नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये सब लाशऊरी तौर पे हुआ है। तुम क्यों मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हो? अगर जानबूझकर भी, तो क्या तुम कलसूम के पीछे मारे मारे नहीं फिर रहे थे? हाँ, फिर रहा था, मगर सच्चे दिल से, शादी करने की नीयत से, सच्चाई से, कम अज़ कम बातों से उल्लू बनाकर छोड़ देने के इरादे से हरगिज़ नहीं। बहराम थके हुए अंदाज में बैठा था। तो तुम क्या कहना चाहते हो? बताओ, क्या वो मुझसे शादी करेगी? क्या तुम लोग उसके चचा अब्बा एक नाकाम शादीशुदा आदमी को अपनी बेटी दोगे, जो बेरोज़गार भी है, जिसे उसकी माँ की जायदाद ना मिल रही हो, जिसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए सरमाया ना हो, जो दोस्तों की दुकानों पर मांगे की किताबें पढ़ता है और चुन चुन कर बुक शॉप के मालिकों को दोस्त बनाता है, जिसका गुजारा खाने के बगैर हो सकता है पर किताब के बगैर हरगिज़ नहीं, जो धक्के खाकर 4 लड़कों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा पूरा करता हो, बस 2 वक्त की रोटी, किराए के चंद सिक्के और उधार ली हुई किताबें। बहराम ने उसे खुलकर बोलने दिया। तो फिर बताओ, मैं किस मुंह से उसे प्रपोज करता? तो फिर अब साबित करो। नौकरी नहीं मिलती तो कोई काम धंधा ढूंढो, मिले तब भी, ना मिले तब भी रिश्ता लेकर आओ और अपने आप को मनवाने की कोशिश करो, और अगर नहीं कर सकते तो अनुषा की ज़िंदगी से निकल जाओ। सारी गुफ्तगू उन चंद जुमलों में आकर समा गई थी। वो सुनकर ही शशदर रह गई थी। ये तुमने क्या कर दिया बहराम? हमारी दोस्ती थी मगर इस तरह की नहीं थी। अब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, हम सबके बारे में? वो इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होगा। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी खातिर आकर दस्ते सवाल दराज करे, सिर्फ ये कि रिलेशन को एक नाम दे। उसने तो तुम्हें अंधे कुएं में रखा है जैसे। उसने कोई ऐसा दावा नहीं किया, ना ही मैंने सोचा है बहराम। जब सोचा ही नहीं है तो फिर ताल्लुक़ की क्या तुक बात बनती है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई और काबिल रिश्ता लेकर आता हूँ, अब्बू से बात करता हूँ। तुम अब इनकार करके तो देखो। बहराम, जज्बाती मत बनो। देखो, शादी कोई खेल नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, किस किस्म का बंदा चाहिए तुम्हें? सिर्फ वो खूबी बताओ जो तुम्हें सबसे अव्वल दरकार हो, और वो खामी बता दो जिसके साथ समझौता करना तुम्हारे बस की बात ना हो। मैं कोशिश करूँगा ऐसा बंदा ढूंढूँ जो इन दोनों शराइत पर पूरा उतरता हो। तुम्हें आखिर मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? वो थके हुए लहजे में बोली। जल्दी कहाँ, अभी से तलाश करूँगा, फिर शादी होते होते 1-2 साल तो हो ही जाने हैं। वो उसे बेबसी से देखने लगी। एक आदमी जो एक लड़की को तेज़ी से अपना गर्विदा बना रहा है, वो सिर्फ वक्त गुजारी और दिल लगी तक क्यों महदूद हो? और क्या मज़ायका है कि वो रिश्ता लाए और एक बार ट्राई करे, फिर नसीब की बात रिश्ता बनने में कोई कबाहत नहीं होती। और तब तक मुनासिब समझो तो अपना सेलफोन मुझे दे दो। वो हंस पड़ी उसकी संजीदगी पर। तुम तो बिल्कुल मेरे अब्बा बन गए हो बहराम। उसने बेड की साइड टेबल के दराज से फ़ोन निकाला और उसे दे दिया। ये लो, ये वाकई मेरे पास रहेगा तो मैं उसे टेक्स्ट, बल्कि उसे ऑफ़ कर देना। उसने मुस्कुराकर फ़ोन बंद किया और उसी की अलमारी में रखकर चाबी अपनी जेब में डाल ली। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम्हारा फ़ोन अपने पास रखूं और तुम्हारे टेक्स्ट चोरी चोरी पढ़ूं, कहते हुए हंस पड़ा। तुम मेरे टेक्स्ट बेशक पढ़ लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और रात में वो चाबी उसके सरहाने रख गया था। वो सिर्फ उसे ये समझाना चाहता था कि कुछ दिन तक उससे रब्ता ना करे, अपने आप को रोके। और ये कुछ दिन उसने कलसूम को कोई टेक्स्ट नहीं किया था, अलबत्ता जाकर उसके घर कुछ खाने पीने की चीज़ें दे आया था। कहीं वो ये ना समझे कि वो उससे कतरा रहा है। वो मोहब्बतों को निभाने का आदी था और वफा का हामी था, और इसीलिए उसने अनुषा को हालात पर रखने के लिए तैयार करना चाहता कि वो असल जान ले, और ये खुद भी। उस दिन उसने कुछ बेहतर कपड़े निकाले, नहा कर आया, बालों में कंघी फेरी जो कंधों तक आते थे। मेरे बाल इस बार उसने बस थोड़े ही कम होंगे,
सोचते हुए हंस दिया। मोटरसाइकिल कब से ख़राब थी। उसने साइकिल के पहिए में हवा भरी और बैठ गया। साइकिल जब उसके घर के सामने रुकी तो उसमें वो पसीने में तरबतर था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। पहला सामना बहराम से हुआ। उसे अंदर आने का कहकर और लाउंज में बिठाकर खुद बाहर निकल गया। मुझे तो कतई पसंद नहीं आया। अजीब लापरवाह सा लड़का है। ऐसे लड़के कभी घर नहीं बना पाते। अतीक चचा लाउंज से निकलते ही बुड़बड़ाए। आधी मुलाकात करके दिल बर्दाश्त होकर वो बड़े मुतमईन अंदाज में बाहर निकला था। अनुषा ने उसे खिड़की से जाते हुए देखा। क्या उसे ज़रा परवाह नहीं है? अगर मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया, क्या उसे दुख भी नहीं होगा? होना तो चाहिए। आखिर इनकार हो ही क्यों कि दुख हो। वो खुद से भी उलझती थी। उसके जाने के बाद बहराम कमरे में आया। वो भी मुतमईन था। तुम्हें क्या लग रहा है बहराम? किस बारे में? चचा इनकार कर देंगे? इतनी आसानी से नहीं। पहले वो तुमसे पूछेंगे और मैं क्या कहूँ? जो तुम्हारा दिल चाहे वो कह देना। और रात को ऐसा ही हुआ था। चचा ने बुलाकर अपने पास बिठाया और पूछा, अब वो उनके सामने क्या कहती? जो आपको बेहतर लगे। अगर मैंने इनकार कर दिया? वो चुप हो गई। मुझे वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं लगा। बहरहाल तुम अगर खुश हो तो। वो कुछ लम्हे के लिए चुप हो गए। अपनी माँ से बात कर लो और अपने बाप से। आप कर लें दोनों से। मतलब कि तुम वाकई खुश हो? वो बेयकीन से थे। मैं मुतमईन हूँ, वो कहकर उठी थी। मैं जाऊँ चचा अब्बा? हाँ जाओ। सुनो बच्चे। वो जाते हुए रुकी। इधर आओ। वो पास आई। चचा उठे। उसे अपने शाने से लगाया। उसका सर थपथपाया। अगर ऐसा है तो अल्लाह करे तुम्हारा इत्मीनान कायम रहे। उसकी आंखों में पानी आ गया। उस लम्हे वो कुछ कह नहीं पाई। जाओ सो जाओ और परेशान मत होना। ये वही चचा थे उसके जो बहराम की पसंदीदगी पर रूठे रहे थे। खाइफ थे, उसे बात नहीं करते थे। घर से निकाल दिया था। उसने सोचा था अब की बार बेटी का मामला है, वो तो ज़मीन आसमान हिला देंगे। इतनी आसानी से कैसे मान गए? बहराम ने उसे उसका फ़ोन दे दिया, मगर अंदर से वो बहुत नाखुश था। चच्ची उसे देखकर बुड़बुड़ाई थी। दादी ने बहुत रंजीदगी से बात की थी। अब्बा ने बात को पहले नागवारी से सुना, फिर कह दिया तुम्हारी मर्ज़ी, ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है ना कि मुझे। सब तय हो जाए तो बताना। उसकी माँ ने उसे नानों के घर बुलाकर खूब आव भगत की। तुम्हें पता है वो अर्शी का साबका शौहर है? तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ना चाहिए। वो एक लड़की को छोड़ चुका है। उससे छुड़वाया गया है। वो छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए बेटा कि वो इस काबिल नहीं है। वो एक घर नहीं चला सकता। उसने अर्शी की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। तुमने देखा तो था आए दिन घर पर आकर कैसे चीखता था। ये आपने देखा है ना अम्मी? ज़्यादती क्या उसके साथ नहीं हुई? उसकी माँ को कभी उसका हक नहीं मिला। सारी जायदाद भाई ले गया। शौहर मर गया। इकलौता बेटा इस मकाम तक पहुँच नहीं सका। माँ मर गई। अब क्या शादी के बाद भी वो अपने हक के लिए नहीं लड़ता? वो अर्शी का हिस्सा नहीं अपना हिस्सा मांग रहा था जो आपके शौहर ने दबा रखा था। उन्होंने खींचकर एक थप्पड़ रसीद कर दिया उसे। ये होशो हवास में आने के बाद लगने वाला पहला थप्पड़ था। तमीज़ कहाँ चली गई तुम्हारी? मतलब कि तुम उससे मुसलसल राब्ते में रही हो? वो बहुत दुख से देखने लगी और उसका दुख अपनी जगह था। उसके बाद उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। खाला ने उसे ज़बरदस्ती रोका। कुछ देर के लिए वो कुछ खाए पिए बगैर ही घर लौट गई। अगले दिन उसकी खाला ने उसे फ़ोन करके बताया कि अजीज़ साहब ने मुनीरा को धमकी दी है कि अगर वो बेटी की शादी अब्बास से करेंगी तो वो उन्हें छोड़ देंगे। वो सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। या अल्लाह, निकाह का रिश्ता इतना कच्चा होता है क्या? वो ऐसा कैसे चाह सकती थी कि उसकी माँ का बना बनाया घर दोबारा उजड़ जाए? उसने चचा से जाकर कह दिया कि इनकार कर दें। उन्होंने चल हमें उसे हैरानी से देखा, फिर उसका हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा, मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो, अकल का फ़ैसला करोगी। मेरी बेटी के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आएगा जो उसके काबिल होगा। वो बस मुस्कुरा सकी। दिल तो खाली था। उसने फ़ोन ऑन किया। सारा दिन गुजर गया। अब्बास का कोई मैसेज ना था, कोई कॉल ना थी। उसने रात को खुद कॉल की। हेलो अब्बास। कैसी हो? तुम कैसे हो? वैसा ही जैसा था और वहीं जहाँ पर था। चचा की कॉल आई थी तुम्हें? हाँ आई थी। उन्होंने इनकार कर दिया। तुमने इनकार कर दिया अनुषा? उन्होंने ये कहा तुमसे? नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनका एतमाद बता रहा था कि इनकार उन्होंने चाहा और तुमने कर दिया। तुम्हें दुख है अब्बास? वो सुनना चाहती थी। वो चाहती थी वो उससे लड़े झगड़े, वजह दरियाफ्त करे। क्या तुम मुझसे वजह नहीं पूछोगे? मैं तुमसे वजाहत मांगने की ज़रूरत नहीं समझता। क्या तुम मुझे याद नहीं करोगे अब्बास? कहना चाहती थी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे मगर कह ना सकी? क्या तुम खुश रहोगे? मैं एक अरसे से खुशी के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और आदी हूँ। तुम मेरी दोस्ती के आदी नहीं हुए थे। तुम ये बातें करके किसको तकलीफ़ देना चाहती हो अनुषा? मुझे या खुद को? दोनों को। वो हंस पड़ा इस बात पर। अच्छा वजह बताओ, तुमने इनकार क्यों किया? परेशानी में आकर, चाहते हुए भी कह ना सकी, प्रेशर में आकर। वो भी हंस पड़ा। वो बहराम है ना, तुम्हारा कज़न, बहुत वफा है उसके अंदर। तुम उससे शादी कर सकती हो। तुमने ये कैसे कहा अब्बास? वो मेरा कज़न है, दोस्त है, भाइयों जैसा है।
ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जो आपको अजीज़ हो आप उससे शादी भी करना चाहें। तुमने ठीक कहा अनुषा, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता शायद ऐसा ही है। तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं अब्बास। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त, हमदर्द, साथी। क्या हम इसी तरह बातचीत करते रहेंगे अब्बास? नहीं अनुषा, मगर क्यों? तुम्हारे कज़न ने मुझसे वादा लिया था कि रिश्ता ना हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरा मतलब है हम बात नहीं करेंगे। वो चौंक गई। तो तुम मुझे छोड़ रहे हो? तुम मुझे छोड़ सकते हो? तुम्हारा कज़न बहुत दूर अंदेश है। अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो अनुषा तो समझ लेना बहराम ने तुम्हें ज़्यादा आगे जाने से बचा लिया है, और अगर तकलीफ़ हो तो समझना मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी थी। मैं ऐसा नहीं समझ सकती आवाज़। तुम सिर्फ ऐसा समझना नहीं चाहती अनुषा, वरना हकीकत यही है। मैं फ़ोन रखता हूँ। तुम अपना नंबर बंद नहीं करोगे? इस ज़िद का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल ठीक है, जब तक यहाँ हूँ बात कर लेंगे। मैं फ़ोन करूँगी तो उठाओगे ना? तुम फ़ोन करोगी तो उठाऊँगा। बात करोगे? बात करूँगा। खुश रहोगे? फ़ोन कट से बंद हुआ था। तो तुम खुश नहीं रहोगे। पता नहीं ज़िंदगी में क्या ऐसा होता है जो खुशी को करीब आने नहीं देता और दिल हर एहसास से आरी हो जाता है। उसने फ़ोन रखा। आज बहराम नहीं आया था। वो खुद उसके कमरे में चली गई। बाहर चलकर बैठो। वो खामोशी से उसके साथ बाहर निकल आया और सीढ़ियों पर बैठ गया उसी जगह। बोलो, कहने लगा। क्या बोलूँ? पूछने लगी। जो भी महसूस कर रही हो। दुख भी महसूस नहीं हो रहा बहराम। ऐसा लगता है जैसे आधे रास्ते से लौट आई हूँ। अगर मज़ीद आगे जाती तो शायद आज तूफ़ान बरपा हो जाता। मैंने बहुत गलत किया ना अन्नू तुम्हारे साथ। तुमने मुझे आवाज़ देकर ठीक किया बहराम, मगर तुम आज बहुत उदास हो अन्नू। मैं तो एक अरसे से उदास रही हूँ। जब बाबा गए तब से, जब बाबा ने दूसरी शादी कर ली तब से, जब अम्मी को छोड़ दिया तब से, जब अम्मी मेरी ज़िंदगी से निकल गई तब से, और जब उससे नई नई दोस्ती हुई थी तब वक्ती तौर पर। मगर मेरा उसके साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई तकरार नहीं, ना कोई इसरार। जैसे मोहब्बत नहीं थी, बाकी सब था। एहसास, हमदर्दी, फ़िक्र, अपनायत। मोहब्बत इन सब में कहाँ पर होती है बहराम? कभी इन सब के अंदर, कभी इन सब से बाहर। मगर ये खसूसियात भी मोहब्बत की हैं। क्या मोहब्बत का पहला हसूल है? मोहब्बत का असूल एतमाद है, सच्चाई है, और जाने क्या उनमें से पहला कौन सा है नहीं जानता। हम ये क्यों चाहते हैं कि कोई ख्वामखा हमसे मोहब्बत करे, हम उससे करें और फिर एक साथ ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी ऐसे भी तो गुजर जाती है। हम ज़िंदगी को बिला वजह खूबसूरत क्यों बनाना चाहते हैं? बहराम बताओ ना। पता नहीं अन्नू, और इसकी सज़ा भी तो भुगतते हैं। बहरहाल ये मोहब्बत नहीं थी अन्नू। मैं डर गई हूँ बहराम। मैं खुद को कसूरवार महसूस कर रहा हूँ अन्नू। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दुख हुआ है या मेरे हक़ में बेहतर हुआ है। वो मुझसे लड़ा भी नहीं बहराम, मुझसे ज़्यादा दुख भी नहीं था। मतलब कि हम गलत थे, मेरे अंदाज़े गलत थे। मैं उसकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखती थी। हो सकता है किसी और की ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत हो। अब उसकी मुझे कोई चाह भी नहीं है। जाकर सो जाओ अन्नू। ठीक है, मैं सो जाती हूँ। वो जाकर कमरे में लेट गई। सुबह सवेरे उसके बाप का फ़ोन आया। तुमने अच्छा किया, मुझे तुम पर फ़ख्र है बेटा। वो रिश्ता नामुनासिब था, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखेंगे। आप कैसे हैं? आपकी फ़ैमिली कैसी है? वो चुप रह गए। ठीक हूँ। आपके बच्चे कैसे हैं? वो तुम्हारे बहन भाई हैं बेटा। मैं अकेली औलाद हूँ अपनी माँ की, मेरा कोई बहन भाई नहीं है। तुम जब उनसे मिलोगी तो मैं क्यों उनसे मिलूँगी? हम सब इस हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं। वो सब अम्मा जी से मिलना चाहते हैं, सबसे, तुमसे। मैं तुम्हारी बातें करता रहता हूँ उनके साथ। मत किया करें, ज़रूरत नहीं उसकी। तुम मुझे कब माफ़ करोगी अन्नू? आप सब कुछ कर लेते, बस मेरी माँ को ना छोड़ते। वो खुश नहीं थी मेरे साथ। आपने कभी कोशिश ही नहीं की उन्हें खुश रखने की। फिर वही शिकायत अन्नू। पीछे से कोई बच्चा आया था जिसने उन्हें बाबा कहकर बुलाया था। तुम अपने भाई से बात करोगी अन्नू? मुझे देर हो रही है बाबा, अल्लाह हाफिज़। उसने कहकर फ़ोन रख दिया। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि उसने इनकार कर दिया। वो खुश हो गई। वो सर थाम कर बैठ गई। बहराम आया। क्या कर रही हो? बहराम। उसका लहजा बेबस था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर तब भी मैं इतनी उदास क्यों हूँ बहराम? बताओ मैं क्या करूँ? आओ कहानी लिखते हैं अन्नू। उसकी आंखें बेवजह ही नम थी। मुझे राजा रानियों की कहानी नहीं लिखनी बहराम, मुझे रोना है। बहराम बगैर किसी वजह के आंखें नम हो गई। लहजा भारी। उसने उसके कंधे पर सर रख दिया। बहराम, ये उदासी मेरी जान ले लेगी। अन्नू। वो कुछ कह नहीं पाया। मुझे अब कभी कहानी लिखने का मत कहना, ये कहते हुए रो दी।
मुझे नहीं पता कि क़यामत क्या होती है। मुझ पर कुछ अलग नहीं बीता अनुषा। मैं जो कि एहसास महरूमी का बचपन से ही शिकार था। मेरे हालात तुमसे छुपे तो नहीं हैं। हाँ, मगर ये हकीकत है कि पता नहीं कब से मेरे अंदर ये ख्वाहिश उभरी कि इकलौता होने के नाते बाज़ बच्चों की तरह मैं गैर मामूली अहमियत पाऊँ। अब्बा के बाद अम्मी ने मेरा जाने क्यों ज़रूरत से ज़्यादा लाड ना उठाया, बल्कि मेरे कानों में हमेशा ज़िंदगी की तल्खियाँ अंडेलती रही। मैं सोचता था मैं बड़ा हो जाऊँगा तो दुख अपनी मौत आप मर जाएंगे, मगर जब बड़ा हुआ तो माँ छोड़ गई। मामू ने सर पे क्यों हाथ रखा, नौकरी क्यों दिला दी, मैं नहीं जानता था। जब उन्होंने कहा मेरी बेटी से शादी कर लो, और मैंने ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया कि मुझे अर्शी के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, और मैंने ये किया भी पहली रात से तवक्को के मुताबिक। वो अकड़ी अकड़ी थी, उसके पास मेरे लिए सब कुछ था सिवाय मोहब्बत और इज़्ज़त के। मेरे दिल की ये ख्वाहिश कि कोई मुझे चाहे मज़ीद दब गई। उसे मेरी किताबों से लेकर नज़रियात, सोचें, मामूलात सबसे चिढ़ती। हमारी ज़रा नहीं बनती थी। हमारे छोटे बड़े झगड़ों की शिकायत मामू तक पहुंचती थी और उसका सारा भुगतान मुझे भुगतना पड़ता था। मैं बच्चा नहीं था कि डांट खाकर चुप रह जाता। मैंने सोच लिया कि जो बुरा है उसके साथ बुरा करना है। जो हिस्सा था जायदाद सिर्फ मामू को मिली, उसका सारा फ़ायदा उसके अलावा ज़मीन थी जिसका हिस्सा उन्होंने अम्मी को नहीं दिया था। मेरे दिल में मामू के लिए गुस्सा भर गया। ये छोटा सा 2 कमरों का घर जो नाना ने बनवाया था अम्मी के लिए, दामाद को घर दामाद बनाकर बिठा दिया। उस 2 कमरों के घर से वो अपनी इकलौती बेटी को ज़िंदगी की सहूलियात दे रहे थे। मुझे मामू पर गुस्सा था। अर्शी की बदतमीज़ियाँ बढ़ती जा रही थी। मैं दिन ब दिन बददिमाग होता जा रहा था। मामू ने बेटी का दिमाग आसमान पर पहुंचाया हुआ था। वो मुझे जूते की नोक पर रखना चाहती थी, पर आखिर मेरे मामू पर, मुझ पर और अर्शी पर हमारे रिश्ते की हकीकत खुल गई। वो घर छोड़ गई। मैं मामू से अम्मी के हिस्से की ज़मीन मांगने लगा। उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मैंने भी हर तरह से बदतमीज़ी करके चीख चिल्लाकर उनका सुकून तबाह किए रखा। मामू के खिलाफ केस किया, मगर जॉब के बाद वकील को फीस ना दे सका। हमारे यहाँ अदालतें महीनों हेयरिंग करवा के मामला ख़राब कर देती। मुझे पता था नतीजा देर से निकलेगा। मेरे मामू का पैसा काम कर रहा था। उन्होंने नाना की ज़मीन बेचकर खाते बदलवा कर चेंजिंग कर ली थी। तब भी उन्हें मुझसे कुछ कुछ डर था, मगर मेरे हालात मेरे लिए मुश्किल होते चले गए। उन्हीं दिनों मामू की शादी हुई और इस बहाने मेरी तुमसे मुलाकात हो गई, और बड़ी जल्दी मैंने जाना कि दुनिया में मासूमियत भी है और इंसानियत भी। और फिर कौन नहीं चाहेगा कि उसे समझा जाए, उसे सुना जाए, उसे चाहा जाए। और उसमें मैं बहुत आगे निकल गया था, बगैर तुम्हारा सोचे समझे, बगैर तुम्हारे लिए सोचे। बस एक अच्छा वक्त गुजर रहा था। मैं कदरे मुतमईन हो गया था। शऊरी तौर पर तुम्हारे करीब आने की कोशिश ने मेरे लाशऊर को भी मुतासिर किया था। अनु, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम हार गई। तुमने तो खेल को अच्छा करना चाहा था। मेरा ही कसूर था कि मैं ही खेल से भाग गया। अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि मैं लड़ा क्यों नहीं, मैंने तुमसे शिकायतें क्यों नहीं की, मैं तुम पर चिल्लाया क्यों नहीं। अब तुम्हें पता लग गया ना, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं बेवफ़ा निकला, और ये शायद मेरी सरशत में शामिल था। मैं बेवफ़ा पैदा हुआ था, या फिर मैंने बेवफ़ा बन गया, या फिर मुझ में वफ़ा निभाने जितनी हिम्मत ना रही, या फिर कदर। शायद मैं तुमसे फ़रार हासिल करके ज़िंदगी को खेलना चाहता हूँ, या फिर मज़ीद झेलना। अपनी कहानी में लिखना एक बुरा हीरो जो बीच रास्ते से भाग जाता है, छोड़ जाता है हमेशा की तरह। कहानी का बुरा अंजाम करना और अपने कायरीन को बताना कि यही हकीकत होती है, सिर्फ तुम्हारा जो बन ना सका। उसने पूरी ईमेल एक सांस में पढ़ डाली थी। बहराम, जब मदीरा का फ़ोन आया था कि मैं कहानियों के अंजाम बदल दूं, और मैंने उन्हें वो कहानी भिजवाई थी। जब मुझे दुश्वारी हो रही थी कहानी लिखने में, और मैंने उसे फ़ोन करके कहानी समझाने को कहा था, और उसने मुझे सिखाया था लिखना, तब उसकी कहानी का अंजाम मैंने डार्क कर दिया था। और वही कहानी मदीरा ने मुझे वापस की थी, ये कह कर के उसका अंजाम बदल दो। और तुम्हें पता है ना, याद है मैंने कलम तोड़ दिया था। वो उसे बगौर सुन रहा था। मैंने अपना कलम जोड़ लिया है बहराम। मैं अब इस कहानी का अंजाम बदलना चाहती हूँ। क्या मैं ऐसा करूं? हाँ, तुम ऐसा ज़रूर करो। इसके बावजूद भी कि हकीकत तल्ख होती है। हाँ, इसके बावजूद भी कि हकीकत तल्ख होती है। इसके बावजूद भी कि कहानी झूठ नहीं होती। हाँ, इसके बावजूद भी कि कहानी वाक़यात से कशीद की जाती है और वो सच होती है। वो उसके सामने आ बैठा। इसके बावजूद भी मैं किसी के दिल में उम्मीद का झूठा दिया जला दूँ। हाँ, इसके बावजूद भी तुम किसी को जुगनू दिखा दो, ये जानते हुए भी कि ऐसा करके मैं अपने कायरीन को धोखा दूंगी। हाँ अनुषा, ये जानते हुए भी कि हर कोई ये धोखा खाना ही चाहता है, सिर्फ इसलिए कि मेरी कहानियाँ तवातुर के साथ छपती रहें। नहीं अन्नू, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें करार आ जाए। ठीक है, मैं कहानी बदल दूंगी। मैं अब खुद को बदलने की कोशिश करूंगी बहराम।
बहराम को पता था कि उसकी आंखों में कोई नमी नहीं है, मगर दिल पूरी तरह से पसपा है। उसने बहराम को मायूस देखा। वो उसे कुछ नहीं बता रहा था। उसे उसकी चच्ची ने किस लापरवाही से बताया कि अब उतरेगा बहराम के इश्क का भूत, क्योंकि कलसूम की मंगनी हो रही है। तो हालात जीत गए, बहराम हार गया, उसे कलसूम ने हरा दिया। अभी तो वो कहानी लिख आई थी कि बहराम और कलसूम मिल जाते हैं, मगर हकीकत क्यों बुरी होती है। तुम मुझसे क्यों बात नहीं करोगी, ना फ़ोन करोगी, ना मिलने जाओगी। बहराम ने उससे वादा लेना चाहा, वो कुछ नहीं कह सकी। कहानी उठाई, लिफाफे में डाली। मैं इसे पोस्ट करने जा रही हूँ बहराम। उसने लिफाफा लिया और निकल आई। कलसूम के मेहंदी लग रही थी। वो उसके पास पहुंची, कमरे में बामुश्किल उसकी माँ से नज़र बचाकर। कलसूम की दोस्त की मदद से आई थी। तुम क्यों आई हो अनुषा? तुमसे कुछ बातें करने आई हूँ। अब कोई फ़ायदा नहीं है। अफसुर्दा तो वो भी थी। क्या आसाइशें और ख्वाहिशें इंसान के दिल की दुश्मन होती हैं। देखो, ज़रूरियात तो वो भी पूरी कर सकता था तुम्हारी। अनुषा प्लीज़, उसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं। कलसूम, इस दुनिया में वफ़ा से ज़्यादा हम कुछ नहीं होता। एक वफ़ा होती है जिसका एहसास हमें समझौता, कुर्बानी और इंतज़ार कराता है। अगर मोहब्बत से वफ़ा निकाल लें तो कुछ नहीं बचता। मुझे किसी ने कहा था रफ़ाकत ही असल मोहब्बत है, मगर मैं कहती हूँ कि रफ़ाकत में अगर वफ़ा ना हो तो वो नहीं चल पाती। कलसूम, तुमने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, वफ़ा तो बहराम कर रहा था तुमसे। तुमने क्यों ऐसा किया कलसूम? उसका इंतज़ार कब से कर रही हो अनुषा, कब से, मगर हालात बेहतर नहीं हुए। अब थक गई हूँ। हो सकता है कलसूम कि तुम्हारे हिस्से का रिस्क उसके पास तुम्हारे बाद ही आए। हो सकता है वो आसाइशें, वो सहूलतें तुम्हारा नसीब हो, और अगर होंगी तो वो तुम्हें कहीं भी मिलेंगी। इसके लिए बहराम को छोड़ना ज़रूरी था क्या? मैंने बहराम को नहीं, अपने आप को छोड़ा है अनुषा, अपने दिल को छोड़ा है। हल्के रंग के दुपट्टे में जर्द चेहरा, सुर्ख आंखें, पुष्ट पर बिखरे बाल, अपने हाल से बेहाल, मेकअप से आरी चेहरा, पाँव में चांदी की पाजेब, चाल में उदासी और लहजा बेहाल। ये थी बहराम की कलसूम, जो अब किसी और की होने जा रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कलसूम? दुनिया के पीछे दिल को तबाह मत करो। उनसे पूछो जिनको वफ़ा नहीं मिलती। उसकी नाकदरी मत करो कलसूम। वो एक दुनिया से टक्कर लिए खड़ा है। तुम तो उसे मत तोड़ो। वो खुद से थक जाएगा, ज़िंदगी से थक जाएगा, उसका मोहब्बत से यकीन उठ जाएगा, और तुम्हारा दिल आसाइशों से अचाट हो जाएगा। इतना बड़ा खला कौन भर पाएगा? कैसे खुशी मिल पाएगी? ऐसा मत करो कलसूम। अगर वो कम हिम्मत होता तो और बात थी। अगर वो पीछे हट जाता तो तुम भी हट जाती। अगर वो बावफा ना होता तो मैं यहाँ कभी ना आती। इस एक जुमले के बाद वो कमरे से निकल आई। कलसूम की माँ ने उसे देखकर दिल पर हाथ रखा। अनुषा भरे पड़े घर से चली गई, कहानी पोस्ट कर दी, और जब वो घर वापस आए तो बहराम कमरे में नहीं था, मगर उसका रिकॉर्ड बज रहा था। वो दरवाजे में रुक गई। बहराम बालकनी में खड़ा था। उसने रेलिंग पर सर झुकाया हुआ था। सुबह दम जिस घड़ी फूल की पंखड़ी औस का आईना जगमगाने लगा, एक भंवरा वहीं देख कर हर कहीं शाह की ओर से सर उठाने लगा। फूल भंवर अतला तुम है, ठहराव है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। तेरे मेरे अब का किनारा है ये, इस्ताहारा है ये, प्यार का घाव है, रूप का दाव है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। कुछ भी आसानी से नहीं हुआ था। बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। वो सब घर वालों को ज़बरदस्ती मना कर ले गई। कलसूम के घर वालों ने बहुत एहतजाज किया, मगर कलसूम ने हाँ कहकर हवाओं का रुख फेर दिया। वो जो एहसास पहले ही था दिल के अंदर, उसे पुख्ता अनुषा ने किया था, और नतीजतन वो मंगनी वाले दिन बहराम के नाम वाली फ़ाइल पर दस्तखत कर रही थी। अनुषा को जैसे जहाँ मिल गया था बहराम के चेहरे की लौटती मुस्कुराहट और कलसूम का इत्मीनान। घर वालों का सुकून दीदनी था। मुजीब रहमान उसे दूर से देखते रहे। वलीमे की शाम उसे देखा। वो सोच रहे थे काश इस जगह वो खुद होती। वो हकीकतन परेशान हो गए थे उसके लिए। सब अपनी अपनी जगह खुश थे। उन्होंने उस शहर में अपनी साबका बीवी को भी देखा। वो यकीन नहीं करना चाह रहे थे कि ये वही है। खुशी इंसान को बदल देती है। उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, वो अपनी ज़िंदगी बना गई, मैं भी तो मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी में। बहराम की भी शादी हुई। उन सब में सबके दरमियान मुस्कुराकर एतदाल के साथ रहने वाली उनकी अपनी बेटी अनुषा, कहानियाँ लिखकर जीने वाली, बस जी लेने वाली। अब तो उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई थी। देखो ये फ़ोन नहीं है जो मेरी गुफ्तगू के दौरान तुम बंद कर दो, और ये भी नहीं कि तुम्हें इस वक्त कोई काम होगा, इसलिए बैठो और मुझसे बात करो। वो नाचार बैठ गई उनके साथ।
तुमने ये सब करते वक्त ये नहीं सोचा कि बहराम के साथ तुम्हारी शादी ज़्यादा मुनासिब रहेगी। तुम लोग खुश रहते बहुत। हम एक घर में रहते हुए भी खुश हैं बाबा, अच्छे दोस्त हैं, ये काफ़ी है। मेरे ख्याल से ये मौजू अब बेकार है, आप कुछ और बात करें। कोई रिश्ता देखूं? नहीं बाबा, फ़िलहाल नहीं। मेरा दिल बैठा जा रहा है अन्नू, यकीन मानो मैंने शादी कर ली, तुम सबसे दूर रहा, बज़ाहिर ठीक मगर अंदर का इत्मीनान नहीं मिल पाया अभी तक। तुम प्लीज़ कोई आसानी करो, अपने लिए गुंजाइश निकालो बेटे। अगर तुम इस लड़के के साथ खुश थी तो मैं फिर जाकर बात करूं। नहीं बाबा, अब नहीं। मगर तुम किसी और को भी तो कबूल नहीं कर पा रही। मुझे वक्त दें आप, ताकि तुम मज़ीद परेशान रहो। देखो, अब बहराम अपनी बीवी के साथ होगा, बाकी सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं। तुम्हारी माँ ने अपना घर बसा लिया, मैंने शादी कर ली, मुझे लौटना भी है। मैं तुम्हें ऐसे कैसे यहाँ छोड़ दूँ? मुझे अब ज़्यादा फ़िक्र रहेगी तुम्हारी। मैं अभी शायद ज़िंदगी से मज़ीद कुछ सीखना चाहती हूँ। उकता जाओगी अन्नू, किसी का साथ होना ज़रूरी है। या फिर ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मुल्क बदलेगा, इलाका बदलेगा तो मूड भी बदल जाएगा। आप बहराम और उसकी बीवी को ले जाइए, वो इंजॉय करेंगे। बल्कि कोशिश करें कि अगर बहराम को वहीं कोई काम मिल जाए तो अच्छा है। और मुझे यकीन है कि वो कलसूम को या तो साथ ले जाएगा या फिर जल्द ही बुला लेगा। जो मोहब्बत करते हैं वो छोड़ते नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो, और ये भी अच्छी बात है कि हालात ने तुम्हारे जहन पर उल्टा असर किया है, तुम्हें मज़ीद सुलह जो बना दिया है। मगर मुझे अब सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र है। बहराम कर लेगा अपने लिए कुछ ना कुछ, फ़िलहाल उसे कुछ दिन एंजॉय करने दिया जाए। यही तो दिन होते हैं। मैंने भी ये दिन बहुत एंजॉय किए थे। शुरू के 2 साल हमारे बहुत अच्छे गुजरे। दूसरे साल तुम पैदा हुई, मुझे लगता था जैसे मैं नया पैदा हुआ हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता ज़िंदगी कितनी हसीन थी जब तुम्हें पहली बार हम दोनों स्कूल दाखिल कराने गए। सारा दिन तुम्हारी माँ रोई थी। तुम 3 साल की थी, उन्हें पता था तुम बहुत रोगी। और यही हुआ था, हम छुट्टी से पहले पहुँच गए थे तुम्हें लेने, और तुमने वाकई रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। तब सेल फ़ोन इतने आम ना थे। मेरे पास अपना फ़ोन तक ना था कि वो मुझे बच्ची के रोने की इत्तला करते। इसके फ़ौरन बाद मैंने घर में फ़ोन लगवा दिया। बहुत लाडों से पाला था हमने तुम्हें। वो देख रही थी, उनकी आंखों में पानी था। फिर बिगाड़ क्यों आ गया बाबा? बहुत सारे मर्द कमाने जाते हैं बाहर, बहुत सौ के घर नहीं टूटते, हमारा क्यों टूटा? तुम ठीक कहती हो, लापरवाही मेरी ही थी। मेरा ख्याल था कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा था। दरअसल जो यहाँ से गैर मुल्की जाते वो वहाँ जाकर ज़्यादा मेहनत करते। मैं दोहरा हुआ जाता था। मुनीरा कहती थी लौट आओ। मुझे लगता था वो मेरी कदर नहीं करती, मगर शायद ये भी सच था कि मैंने उसकी नाकदरी की। शायद वाकई मुझे उससे इतनी मोहब्बत ना थी जितनी वो डिज़र्व करती थी, जितना हक उसका मेरे ऊपर बनता था। बस सब कुछ बिगड़ता चला गया। मगर मैं चाहता हूँ अन्नू, तुम खुश रहो। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारी कहीं भी शादी करवा दूँ और तुम खुशी हासिल न कर पाओ। जिसे पहली बार सोचा जाए वो ज़िंदगी में कहीं रह जाता है। मैं फ़िलहाल आज़ाद रहना चाहती हूँ बाबा। तुम सोच लो अन्नू, तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं किसी की वजह से ज़िंदगी को घिन नहीं लगा सकती बाबा। मैं अपने लिए कुछ कर लूँ। जब मुझे महसूस हुआ मैं यहाँ उलझ रही हूँ, वादा रहा, फ़ौरन आपके पास आ जाऊँगी। तुम अपना ख्याल रखने का वादा करोगी? वो हंस पड़ी। अन्नू, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। उन्होंने उसे साथ लिपटा लिया। कितने अरसे बाद शिकायत का पर्दा हटा था। उसने दिल में कोई एहसास पाया, इत्मीनान का। उसे माँ ने मिलने के लिए बुलाया था। बहराम की शादी के बारे में कोई बात नहीं करेंगी अम्मी। उसे पता था वो भी उस पर अफसोस करेगी। तुम्हारी शादी पर तो बात कर सकते हैं ना? बिल्कुल करें। वो बेदिली से मुस्कुराई। देखो बेटा, तुम्हारे काबिल नहीं था वो। प्लीज़ अम्मी, उसने टोका। वो मामला कब का ख़त्म है, उसके मुतल्लिक नहीं। तुम शायद मुझसे खफा थी। मैंने सोचा तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं अम्मी। रहने दे, बस जो हुआ सो हुआ। आप बताइए, आप खुश हैं ना अपने घर में? अजीब बात थी, जवान बेटी माँ से पूछ रही थी कि आप खुश हैं ना अपने घर में। फिर ये कि वो आपका ख्याल तो रखते हैं ना, वगैरह। वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी, ये बताते हुए कि मैंने इलाज कराया है अपना। अब 49 साल की उम्र में मैं माँ बनने वाली हूँ। वाकई? हाँ, वो ये सब नज़र चुरा कर बता रही थी। पता नहीं तुम्हें कैसा महसूस होगा लोगों को ये बताते हुए कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अम्मी, मेरे लोगों के साथ बहुत कम वास्ते हैं। आप खुश हैं, ये काफ़ी है। तुम्हारे बाबा चले गए वापस? जी, खुश होंगे वो। परेशान थे मेरी वजह से। तुम्हें उन्होंने साथ चलने को नहीं कहा अन्नू? बहुत कहा अम्मी, चले जाना चाहिए था ना तुम्हें। देखूंगी, अभी कुछ वक्त यहाँ रहना चाहती हूँ। दादी बहुत बीमार रहने लगी हैं। चच्ची अकेले घर को संभाल नहीं पाती। कलसूम और बहराम हनीमून से वापस आएंगे तो मैं संजीदगी से जॉब की तरफ तवज्जो दूंगी।
वैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट है 2 हफ्ते बाद, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। मगर अपना घर बसाओ अन्नू, इससे ज़्यादा और क्या खुशी अहम होगी। देखेंगे, इस बात पर भी सोचेंगे, आप फिक्र ना करें। चले मैं घर छोड़ दूँ आपको। तुम किसी की गाड़ी लेकर आई हो अन्नू? अतीक चचा की है, अभी पिछले हफ्ते निकलवाई है। मुझसे कह रहे थे नई का ख्याल करना, कहीं मार कर ना आना। वैसे ये महज उनका डर है, वरना मेरी ड्राइविंग पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। तुम बहुत बहादुर हो अन्नू, या फिर बनने की कोशिश करती हो? वो मुस्कुरा दी। ये बताओ तुम्हारी कहानियाँ कहाँ तक पहुँची? वो गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी। थक कर सो गई हैं, मैंने भी सोचा रेस्ट कर लें, नींद मुकम्मल हो गई तो उठा दूंगी। आप आइसक्रीम खाएंगी अम्मी? तुम खिला दोगी तो खा लूँगी। वो उसे बहुत प्यार से देख रही थी। पता नहीं किस नेकी का सिला है, तुम इतनी अच्छी बनती जा रही हो अन्नू। बस इस सब में अपना ज़रूर सोचना। मैं आइसक्रीम खिलाने ले जा रही हूँ, अच्छी तो होंगी। कहते हुए वो हंस पड़ी। गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रुकी। तुम्हारी ड्राइविंग वाकई में बहुत ज़बरदस्त हो गई है। आजकल तो मुझे हर किसी से अपनी खूबियाँ ही खूबियाँ सुनने को मिल रही हैं। कितना मुश्किल होता है अच्छा बनना, या फिर मुस्कुराते रहना, या फिर मुतमईन रहना। ये उसने सोचा था। अगले कई दिनों तक वो उन्हें मुसलसल कॉल करती रही, बाकायदगी से मैसेज करती रही, ख्याल रखती रही। 2 बार मिलने गई, एक बार भी उसका सामना अब्बास से नहीं हुआ। अम्मी ने बातों बातों में बताया कि वो घर बेचकर चला गया है, कहाँ किसी को नहीं पता। अजीज़ से मैंने कई बार कहा है कि उसे उसका हिस्सा दे दे, वो भी अपनी ज़िद के लिए पक्के हैं, मगर मुझे अंदाज़ा है वो दे देंगे। मुझे अगर वो कहीं मिला तो उससे कहूँगी कि आकर तमीज़ के साथ बात कर ले। उसने उसके मुतालिक कुछ नहीं कहा था। वो अब उसके बारे में कुछ कहकर क्या कर लेती। तुम कहाँ खोई हुई हो? मैं कब से खड़ी हूँ। कब आई तुम? उसे देखते हुए बेंच से उठी। काफ़ी देर हो गई, 20 मिनट से ऊपर। और इतनी देर से तुम क्या कर रही थी? मुझे बताया नहीं। वो उठकर उसके साथ चल दी। अगर ज़रा ठहर जाओ तो मैं 1-2 कश ले लूँ। वो बेंच पर बैठ गई। अनुषा बेजारी से उसके पास बैठ गई। तुमने बताया नहीं ज़रमीना, इंटरव्यू कैसा रहा मेरा? वो ज़रमीना थी जो उसके साथ पिछले साल से इसी चैनल पर काम कर रही थी। वो न्यूज़ डिपार्टमेंट में थी और अनुषा स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में थी। उसकी अपने डिपार्टमेंट में किसी से इतनी दोस्ती ना थी जितनी न्यूज़ की ज़रमीना हसन के साथ हम आहंगी थी। मुझे पता था कि तुम ये पूछोगी। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बावजूद इसके कि मैं तुमसे बहुत सारे ख्यालात की वजह से मुत्फिक नहीं हूँ। तुम ख्याल के साथ ज़्यादा सफ़र करती हो, और मुझे देखो, मेरा क्या ख्यालों ने सत्यानाश नहीं किया। उसके चेहरे पर दर्द की परछाइयाँ थी। पहली बार में अनुषा ने उसको अच्छी तरह समझ लिया था, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ गई थी। मैं तो सोच सोच कर आधी नफसियाती बन गई हूँ अनुषा। उसके लहजे से यासियत टपकने लगी तो उसने सिगरेट सुलगाया। बड़ा अजीब लगता है एक औरत का सिगरेट फूंकना, कश लगाना। अनुषा रोज़ ही ये कहती थी, और उसे ये भी पता था कि कुछ असर नहीं होगा। ज़रमीना हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसके जुमले से महजूज हुई। इतना मत सोचा करो अनुषा, अब ये मत कहना कि सोचूं ना तो लिखूं कैसे। ये जो नित नए तजुर्बे बच्चों के लिए तफरी, टेली प्ले और किश्तवार सोप की दिलचस्पी बढ़ती हुई कहानियाँ कैसे मोड़ लेगी। मगर मैं तुम्हें कहती हूँ, इसके अलावा मत सोचो, अपने लिए सोचो, अपने खिलाफ मत सोचो। तुम फिक्र बहुत करती हो अनुषा। देखो, ख्याल हमारे ऊपर से गुजर कर जाते हैं। जैसे बरसात बरसती रहे ऐसे ही ये भी बरसते हैं। कभी कभार बहुत दूर ले जाते हैं, जहाँ पर हकीकत की कोई दुनिया नहीं होती। वहाँ तक तेज़ तेज़ भगाते हुए हम पीछे होते हैं। ये वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम पहुँचना चाहें। वो ज़रमीना थी, अनुषा के जुमले इस्तेमाल कर रही थी, वो भी उसी पर। तुम्हें भी जुमले चुराने की आदत पड़ गई है ज़रमीना। अनुषा मुस्कुरा दी। और भला किसको थी? उसे छोड़ो, तुम ट्रेन भगाने की बात करो। देखो अनुषा, उम्र के 34वें बरस में भी अगर तुम किसी उसका इंतज़ार कर रही हो तो ये बहकावा होगा। सारा जोर लफ्ज़ उस पर था। हाँ, तुम ठीक कहती हो ज़रमीना, मगर मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है। उसने ठंडी सांस भरी। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो पार्किंग की तरफ बढ़ गई। काश तुम ठीक उम्र में शादी कर चुकी होती तो आज ये हाल ना होता। लड़की की उम्र अगर 30 से ऊपर चली जाए और वो तब तक कवारी हो तो फिर मुश्किल से उसकी सुई अटकती है। वो गाड़ी में आकर बैठते हुए बोली, मैं तो कहती हूँ कि एक ढकोसला किस्म की शादी भी फरेब ही होती है। बस शादी हो गई, एक अदद डाइनुमा सास मिली, एक नखट्टू शौहर मिला और बेकदरी बेटी जो हर वक्त बाप के साए में रहना पसंद करती है। मुझे तो लगता है औरत एक चक्की है जो पिसती ही रहेगी, मगर कोई कदर नहीं करेगा उसकी। शुक्र करो ज़रमीना कि तुम्हारी बेटी एहसास महरूमी का शिकार नहीं है। बाप का साया, माँ की मोहब्बत। वैसे ज़रा उल्टा सिस्टम है, पर चलेगा। मुझे हॉस्टल पहुँचा दो ज़रमीना, इससे पहले कि चौकीदार मेन गेट बंद कर दे। वैसे तुमने छुट्टी ली है हफ्ते की?
इसकी वजह जान सकती हूँ? ज़रमीना भी जी जान से उकताई हुई थी। हाँ यार, चचा चाची और बहराम याद कर रहे हैं। बहराम की बेटी बहुत मिस कर रही है। उसने तो लंबी लिस्ट लिखवाई है चीज़ों की। पुप्पो ये लाना, पुप्पो वो लाना, थैला भर भर कर लाना। ज़रमीना हंसी। अच्छा है, वैसे वो लोग तुम्हारे लिए नहीं सोचते। हर बार बहराम और कलसूम इसरार करते हैं, मगर मैं थक गई हूँ। सोचती हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ अरसे के लिए बाबा के पास इटली चली जाऊँ। वो भी कहीं बार कह चुके हैं। वैसे इस बार सबसे मिल लूँ तो यही इरादा है, बशर्ते ये कि बॉस छुट्टी दे दे। मुश्किल है तुम्हारी छुट्टी का मंजूर होना। देखो अब तो हर जगह कहीं कहीं स्क्रिप्ट राइटर आ गए हैं। हालात देखकर लगता है आजकल हर कोई लिखने के काम पर लगा हुआ है, तभी तो कहानी का म्यार गिरा है। नहीं ज़रमीना, बस हम अपने कामों में संजीदा नहीं होते। खैर तुम्हारे जैसे सर फिरे तो है ना, वो है तभी तो काम चलता है। वैसे काम के लिए सभी मेहनत करते हैं। अगली सुबह पहली फुर्सत में वो लाहौर पहुंची थी। यहाँ आकर उसे सुकून मिल जाता था। माँ से मिली, जो अपने नन्हे बेटे के साथ खुश थी। बहराम और कलसूम अपनी जन्नत में आबाद थे। अतीक चचा उसे पहले से बहुत कमज़ोर से लगे। उसने उन्हें बामुश्किल अपने साथ चलने के लिए राज़ी कर लिया था। ये 4 साल कैसे गुजरे थे उसे लम्हे लम्हे का एहसास था। जॉब ढूंढने की लगन और काम, वो ना ऑफिस वर्क में टिक सकी, ना स्कूल में। गवर्नमेंट की जॉब उससे भागती रही। इस दौरान शादी के लिए उससे बहुत कहा गया, मगर उस रिश्ते के लिए उसे लगता था उसके दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ज़िंदगी की प्लानिंग 4 साल से बढ़कर नहीं की जाती। 4 साल के बाद हालात हमारी समझ में नहीं आते, ये उसने सोचा था। पिछले 2 सालों से वो एक टीवी चैनल के साथ बतौर स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर के काम कर रही थी। इस दौरान वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाई थी। उसे अपने हिस्से का काम पूरी तवज्जो से करने की आदत थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। उसने सोचा एक बार कि अब इस शख्स से मिले और उसे बताए कि ज़िंदगी क्या होती है, वक्त कैसे हाथों से निकल जाता है। जैसे इन 4 सालों में बहुत बदलाव आया, सिवाय उसके दिल के। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो सोचें वो हो जाए, मगर जब कोई ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर जाए तो कुछ ऐसा हो भी सकता है जो आपने कहीं दिल के बहुत अंदर चाहा हो, जिसे टूट कर मांगा हो और जिसे हासिल करने की हिम्मत ना हो। अगर वो कहीं आपके सामने इत्तफाकन आ खड़ा हो। वो पूरे 3 मिनट उसकी बकवास सुनती रही, फिर खामोशी से पलट गई। वो उसके पीछे पीछे चला आया। बैठो ताकि हम बात कर सकें। हालांकि मैं जानता हूँ यहाँ सर्दी है। उसने कंधों तक आते हुए बाल पोनी में बांधे हुए थे, चेहरे पर ताज़ा शेव की हुई थी। बाकी सब वैसा ही था। वक्त उस पर असरअंदाज नहीं हुआ था। 4 साल इंसान के ऊपर से फड़फड़ाते हुए परिंदे की तरह से गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था अनुषा, इसलिए मैं हार गया। वो उसके कहने पर बैठी नहीं, मगर ओट में खड़ी हो गई। उसे यह दूसरा हफ्ता था इटली में। उस वक्त शाम की ठंड में वो बाहर टहलने के लिए निकली थी और फिर चाय के ख्याल से उधर आ निकली। उसके बाप ने उसे तनबीह की थी कि किसी को साथ ले जाए। तुम रास्तों से आशना नहीं हो, मगर उसे अजनबी रास्तों को खोजने में मज़ा आता था। और कभी कभार अजनबी रास्तों पर चलते हुए हम कहीं ऐसी जगह जा पहुंचते हैं जहां हमें हमारा ही सुराग मिल जाता है। उसे पता था जब इंसान कहीं अनजानी सड़क पर जाता है तो शायद उसकी किसी दरख्त के टूटे हुए पत्ते से ही मुलाकात हो जाती है। मुझे कुछ कह लेने दो अनुषा। वो कल्ब अब्बास उसे इसी कैफ़े में मिला था। वो यहाँ 3.25 साल से काम कर रहा था और उसे पता ही ना था किस्मत उसे अब यहाँ खींच कर लाई थी। मैंने सोचा था मैं जी लूँगा तुम्हारे किताबों के कहानियों के बगैर, जैसे पहले अब्बा फिर अम्मा के बगैर, मगर तुम्हारे बगैर जीने में कुछ ना था। फिर मुझे यहाँ काम मिल गया। शुरू में एक दोस्त यहाँ पाकिस्तानी ज्वेलरी बेचता था। मैंने उसके साथ ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके साथ आने के लिए मुझे घर बेचना पड़ा। मुझे किताबें निकालनी पड़ी वहाँ से। कुछ औने पौने बिक गई, कुछ लाइब्रेरी को दे दी। सब पर तुम्हारा नाम लिखकर तुम्हारी तरफ से दे दी। अनुषा को याद आया, पर बाहर लाइब्रेरी से उसे शुक्रिया की कॉल क्यों आई थी। फिर मैं यहाँ चला आया और शायद इसी ज़मीन पर मेरा रोज़गार लिखा हुआ था। मैंने 4 साल स्टेबल होने के लिए लगाए। अब भी मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मगर देखो तुम्हारे सामने हूँ, अधूरा और नाकाबिले भरोसा हमेशा से ही। तुमने कभी एतबार ही नहीं किया अब्बास, वरना मैं तुम्हें बता देती। मेरे पास तुम्हारे सब सवालों के जवाब थे। मैंने इतने अरसे में तुम्हें नहीं मांगा, मगर तुम्हें ज़हन से भी ना निकाल सकी। ज़िंदगी की कशमकश ने बहुत दौड़ाया, मगर रिश्तों का जो हुस्न होता है उसकी खासियत अलग है। तुमने तो बात तक ना की, लड़े तक नहीं, मुकाबला तक नहीं किया। कोई तुम सा भी बेहिम्मत होता है क्या? मोहब्बत और वफा का तो अटूट संगम होता है अब्बास। मैं तुम्हारे सामने इकरार करता हूँ कि मोहब्बत ने तो मुझे बाद में आ लिया। जब मैं हारा तब वो हंसी, जब मैं चीखा,
जब मैं रोया तुम्हें छोड़ने के बाद, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, पर यह सच है कि मैं बेवफा हूँ। मुझ में निभा की सलाहियत कम थी, बल्कि सिरे से थी ही नहीं। तुम्हारे अंदर मुझे खोने का डर भी नहीं था क्या? मुझे असल में इदराक ही ना था। जब हुआ तो सब हाथ से छूट गया था। अब क्या है? कुछ नहीं। इतना वक्त पीछे छोड़ा है, इतने वक्त में दिल मर जाता है कल्बे अब्बास। 4 सालों को लम्हों के हिसाब से गिनोगे तो थक जाओगे। 4 सालों को लम्हों के हिसाब से सोचा है और थक गया हूँ अनुषा। अब तुम्हारा साथ चाहिए। अगर मैं यहाँ ना आती तो तुम ये लंतरानियाँ कैसे सुनाते? मैं पाकिस्तान आने वाला था। भक्को मत, वो धाड़ कर उठी। रुको तो सही अन्नो, वो उसे कड़े तेवरों से घूरने लगी। पाकिस्तान आना फिर देखेंगे। कुछ ही दिन में उसकी वापसी थी और ये उसे पता था कि ना वो उस सड़क पर जाएगी और ना ही वो उसका पीछा करेगा। इसके बरक्स वो उसके घर पहुंच गया था रिश्ता लेने के लिए। इस बार वो उसके बाप के सामने बैठा था। अतीक चचा भी बैठे हुए थे। उन्होंने मजीब को इशारा किया कि उसे हाँ कह दो। मजीब साहब ने उसे कल मंगनी की अंगूठी लाने को कहा था। इसके बाद वो अंदर कमरे में अनुषा के पास आए थे और उसे बताया था कि वो कल्बे अब्बास को हाँ कह आए हैं। उसका यहाँ छोटा सा घर है, काम है, वो कदरे बेहतर होकर आया है। अब एतराज़ की गुंजाइश नहीं रहती। वो कुछ कहे बगैर सुनती रही। कोई एहसास क्यों ना था, कोई खुशी क्यों ना थी, कोई हलचल भी नहीं। अब्बास का कुछ देर बाद फ़ोन आया। वो पूछ रहा था, तुम्हें सब कैसा लग रहा है? तुम खुश हो ना? देखो, हम इकट्ठे ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या तुम मुझे रोज़ाना एक कहानी सुनाओगी? वादा, मैं तुम्हें रोज़ाना एक नज़्म सुनाऊंगा और हम बहुत सी बातें करेंगे और फिर तुम वो सब शिकायतें कह देना जो तुमने इतने सालों से संभाल कर रखी हैं। अगले दिन मंगनी के साथ निकाह था। वो दोनों एक साथ पाकिस्तान आ रहे थे और इस बार उन्हें वेलकम करने के लिए बहराम और कलसुम के साथ ज़रमीना भी मौजूद थी। कब से तुम्हें कह रहा था शादी किए चचा के पास चली जाओ। ये शादी कब से तुम्हारे इंतज़ार में रुकी हुई थी। बहराम ने उसका सामान गाड़ी में रखते हुए कहा था। तुमने बहुत अच्छा किया अनुषा। कलसुम ने उसे साथ लगा लिया। ज़रमीना ने आंख मारी। अब पूछूंगी मैं तुमसे, जुमले चुराने वाला कौन है, फिर छुपाना? वो मुस्कुराई। अब्बास मुस्कुराया। ज़िंदगी कभी कभार वाकई हैरान कर देती है। उसे जैसे सब कुछ अभी तक जागती आंखों का ख्वाब लग रहा था। वो कुर्सी पर अपने कागजात लिए बैठी कोई कहानी एडिट कर रही थी और सुबह का ताज़ा अखबार नज़र बचाकर उसे देख लेता था। कल्बे अब्बास ने अपनी शेल्फ में सलीके से रखी हुई किताबों को गिना। ये अब भी कम है। अनकरीब मैं तुम्हें इतनी किताबें जमा करके दिखाऊंगा जितनी मेरे पास पहले मौजूद थी। अब की बार तुम्हारे फ़लसफ़े मुझ पर असरअंदाज होने वाले नहीं, ना मैं तुम्हारी बेहुदा नज़मों से मुतासिर होने वाली हूँ। मेरी नज़में तुम्हें बेहुदा लगने लगी हैं। अब मैं समझा, महबूबा जब बीवी बनती है तो अखड़ने क्यों लगती है। वो कप में चाय अंडेल कर टोस्ट का टुकड़ा चबाकर रूखे अंदाज में कहते हुए खुद में रूखा हो गया। घड़ी ने घंटे पर सुई मारी तो घंटी बजी और वो उठ गई। मुझे देर हो रही है। और मज़ीद हुई तो प्रोड्यूसर खुदकुशी कर लेगा। उसने अपना बैग उठाया, कागज़ फाइल में रखे और चाय का कप उठाकर बस 2-3 घूंट लिए। जाओ, अल्लाह की अमान में, मगर सुन लो, लंच पर पहुंच जाना वक्त पर, वरना मैं किसी और के साथ डेट पर चला जाऊंगा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कदरे बुलंद आवाज़ में कहा था ताकि वो सुन ले। मुझे पता है इस शहर में मुझ जैसी बदज़ौक़ कोई ना होगी। वो ज़ोर से कहती हुई निकल गई। सिर्फ बदज़ौक़ नहीं, कम अक्ल और सठियाई हुई भी। वो हंसकर अंदर आया। अजीब मसला है उसका। इतना कुछ होने के बावजूद भी मजाल है जो कभी इजहार मोहब्बत कर ले। वैसे ये भी एक छोटी सी बीमारी ही है। और हाँ, बेवजह किया ना। उसने अपनी नई तरतीबशुदा किताब में नफ्सियाती मकालमे में 2-4 लाइनों का इजाफा किया। मोहब्बत करना, करते ही रहना, और इसके बावजूद भी मुंह से कोई इजहार नहीं। सब कुछ जताने, समझाने, एहसास दिलाने तक ही महदूद। मोहब्बत की नफ्सियात भी अजीब है। वो कहती है, अब कहने की क्या ज़रूरत, उसे क्या कहूँ, कितनी पागल है। तो रोज़ाना फ़ोन सोते वक्त अपने सराहने रखती है। सुबह आँख खुलने के बाद खोलकर मेरा मैसेज देखती है, मुस्कुराती है, नज़र मुझ पर डालती है और मेरे बाल बिगाड़ कर कहती है कि जानती हूँ नाटक कर रहे हो, असल में तुम जाग रहे हो। मैं आँख मार कर हंसता हूँ और वो हाथ छुड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरकर रफू चक्कर हो जाती है। मगर क्या मैं महसूस नहीं करता जब वो पौधों को पानी देते हुए भी बेध्यानी में कई बार खिड़की तरफ देखती है। क्या उसे ये नहीं पता कि खिड़की के ऐन सामने अखबार फैलाए उसकी तरफ ध्यान किए मैं ही बैठ रहा हूँ। क्या उसे ये नहीं पता कि ये भी मोहब्बत है। और जब वो मेरी हर एक छोटी बड़ी चीज़, टाई से लेकर कफलिंग्स तक संभाल कर रखती है, दोपहर में थकी हुई आने के बावजूद भी रोटियां अपने हाथों से डालती है मेरे लिए, तो क्या मैं नहीं जानता अनुषा अब्बास कि तुम अपने शौहर से
कितनी मोहब्बत करती हो, चाहे तुम दिन में 100 बार ना कहो, पर तुमने कभी जो चुपके से कहा होगा मैंने सुन लिया। तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक खूबसूरत कहानी के 2 किरदारों जैसा। मैं एक नई नज़म लिखने लगा हूँ और जो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं सुनाने वाला। उसने शरारत से उसे टेक्स्ट किया था। पता था जवाब आएगा, डोंट डिस्टर्ब, और वो जो जवाब में कहेगा दफ़ा हो जाओ, और उसके बीच में भी होंठों पर मुस्कुराहट रहेगी। और वो जब घर आएगा और वो काम से लौटेगी और रोटियां डालेगी, ये सलाद काट लेगा, सालन बनाने में मदद करेगा, और दोनों खाने की मेज़ पर एक दूसरे की तरफ बेसाख्ता देखकर सवालिया नज़रों से कहेंगे क्या। बोलेगा कुछ नहीं। कंधे उचकाकर वो उसकी नाक खींच लेगा और वो उसका कान मरोड़ेगी। खाना वहीं रह जाएगा, जुमलेबाजी शुरू हो जाएगी। वो जानबूझकर हारेगा, वो जानबूझकर हराएगी। दोनों हंसेंगे और मोहब्बत खिड़की से झांकते हुए मुस्कुराएगी। पौधे आपस में इशारे करेंगे और एक नई कहानी जहन में जन्म लेगी, वही एक शहज़ादा और एक शहज़ादी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये खूबसूरत सी स्टोरी? मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी रिलेट करती है, मतलब स्टोरीज़ हम जैसे राइटर्स को पढ़ते हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या उनका दिमाग होता है। तो खैर मज़ा आया मुझे पढ़कर, यकीनन आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।